बहुजन आघाडी नांदेड जिल्हा उत्तरचे अध्यक्ष प्रशांत इंगोले, देगलूर बिलोली विधानसभा मतदारसंघाचे समन्वयक म्हणून ज्यांची बाळासाहेबांनी नव्याने नियुक्ती केलेली आहे असे डॉक्टर उत्तम इंगोले, पक्षाचे या ठिकाणी असलेले महानगर अध्यक्ष विठ्ठल भाऊ गायकवाड, दुसरे अध्यक्ष शेख अयूब खान, जिल्ह्याचे महासचिव शामभाऊ कांबळे, ॲडव्होकेट शेख बिलाल, उत्तम धर्मेकर आणि माझ्या समोर उपस्थित असलेले ज्यांनी प्रवेश केलेला आहे असे सर्व वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी आणि जे प्रवेश करणार आहेत नव्याने असे सर्व निमंत्रित सर्व कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी, या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी मराठीत बोलतो, आपण सर्वजण समजू शकता चांगल्या रीतीने, मला माहिती आहे जिथे आवश्यकता पडेल तिथे हिंदीत पण बोलेल. वंचित बहुजन आघाडीमध्ये आपण नेमकं का जुळायचं आहे, कशासाठी जुळायचं आहे, काय त्याचा उद्देश आहे, याच्यामध्ये येऊन आपल्याला काय मिळणार आहे, असे अनेक प्रश्न आपल्या मनामध्ये निर्माण झालेले असू शकते. क्या मिलने वाला है हमको वंचित बहुजन आघाडी जॉईन करने के बाद? तर यासाठी काही 2-3 गोष्टी आपण समजून घेणं गरजेचे आहे मित्रांनो. नांदेड जिल्ह्याचं राजकारण हे हतई मधून चालत होतं, जुन्या नांदेड मधून चालत होतं. नांदेड जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये जुन्या नांदेड मध्ये असणारा मुस्लिम समाजामध्ये जो काही प्रभावी नेते मंडळी होती, पदाधिकारी होती, कार्यकर्ते होती, ती शंकरराव चव्हाण पासून अशोक चव्हाणच्या सर्व या प्रक्रियेमध्ये, किचन कॅबिनेट मध्ये, धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेमध्ये, या नांदेड जिल्ह्याच्या एकूण विकासाच्या वाटचालीच्या संदर्भात या सर्व प्रक्रियेमध्ये सहभागी होती. असा या मुस्लिम समाजाचा नांदेड जिल्ह्यातला राजकीय इतिहास आहे. नूरुल्ला खान असतील, त्याच्यानंतर अजून दुसरे आमदार आहेत या होते. या सगळ्या प्रक्रियेचा जर विचार केला तर नांदेड जिल्हा चालवणारे जे प्रमुख लोक होते, प्रमुख समाजाची जी मंडळी होती, त्याच्यापैकी ही जुन्या नांदेडमध्ये मुस्लिम समाजातील नेते मंडळी होती. एवढा चांगला उज्ज्वल इतिहास नांदेडकरांच्या मुस्लिम समाजातील नेत्यांकडे प्रभावी होता. महाराष्ट्राची आणि मराठवाड्याची पर्यायाने नांदेड जिल्ह्याच्या राजकारणाची सत्ता आणि समीकरण बदलण्याची ताकद असलेल्या मुस्लिम समाजातल्या प्रभावी नेत्यांची या नांदेडमधून सुरुवात झालेली आहे. मग आज असं झालं काय, नेमकं काय ग्रहण लागलेलं आहे की नांदेड जिल्हा महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या राजकारणाची सत्तेची समीकरण बदलवणारा जुन्या नांदेड मधला मुस्लिम समाज आज दिसतो रेल्वे स्टेशनच्या गेटवर, आज दिसतो विमानतळाच्या गेटवर, आज दिसतो अशोकराव चव्हाणच्या घराच्या गेटवर, त्यांच्या गाडीचे दरवाजे उघडण्याच्या गेटवर, आणि कुठेतरी त्या ठिकाणी नगरपालिकेच्या गेटवर या ठिकाणी रोखण्याचं काम या मधल्या कार्यकाळात झालेलं आहे. आपण याच्यावर विचार केला पाहिजे. नगरपालिकेच्या पुढे आपली पावलेच पडू दिल्या जात नाही, याच्यावर कुठं शोध आणि बोध घेतला पाहिजे, याच्यावर कुठेतरी विचार झाला पाहिजे. या विचाराच्या प्रक्रियेतून जर आपण विचार केला तर नेमकं आज वंचित बहुजन आघाडीमध्ये मुस्लिम समाजातील कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना येण्यासाठी बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वात फारुख अहमद सरांनी जी काही आपल्याला हाक दिलेली आहे की या आणि जॉईन व्हा वंचित बहुजन आघाडीमध्ये, काय फरक आहे काँग्रेसमध्ये, राष्ट्रवादीमध्ये आणि वंचित बहुजन आघाडीमध्ये? याच्या आधी मुस्लिम समाज सत्तेत नव्हता का? याच्या आधी मुस्लिम समाज स्थानिक स्वराज्य संस्थेत नव्हता का? तर सगळ्या प्रक्रियेमध्ये होता. तर मग 2-3 उदाहरणं मी दिली की ज्यांच्या हातात या नांदेड जिल्ह्याच्या राजकारणाची सत्ता समीकरण बदलण्याची ताकद होती, जे धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेमध्ये मुस्लिम समाजाचे प्रभावी नेते मंडळी होती. आज ती सगळी नेते मंडळी विमानतळाच्या गेटवर, रेल्वे स्टेशनच्या गेटवर किंवा गाड्यांच्या गेटवर किंवा नगरपालिकेच्या गेटवर येण्याची वेळ का आलेली आहे? विधानसभेमध्ये, लोकसभेमध्ये ज्यावेळेस प्रतिनिधित्व करण्याची किंवा प्रतिनिधित्व देण्याची वेळ येते त्यावेळेस मुस्लिम समाजाचा विचार प्रामुख्याने का केला जात नाही? या गोष्टीचा विचार आपण कुठेतरी केला पाहिजे. तेव्हा खऱ्या अर्थाने आपल्या समाजामध्ये असलेलं मुक्तपणे स्वातंत्र्य करण्याचं, मुक्तपणे कारभार करण्याचं स्वातंत्र्य या ठिकाणी देतो. बुलढाण्याच्या शहरावर थांबता मंगरुळपीर या ठिकाणी डॉक्टर गजाला खान ताईला सुद्धा लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून करणारा वंचित बहुजन आघाडी हा महाराष्ट्रातला पहिला पक्ष आहे की मुस्लिम समाजाच्या महिलेला लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून संधी दिल्या गेली. ह्या झाल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा इतिहास, याच्यावर थांबले गेलेले नाही. बाळासाहेब त्याच्याही समोर आले. ज्या काँग्रेसनं आतापर्यंत कुठेतरी मुस्लिम बहुभागामध्ये फक्त मुस्लिमांचा विचार केलेला आपल्याला पाहायला मिळाला असेल, पण 2019च्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये माझ्या अंदाजाने जवळपास 27च्या जवळ विधानसभेच्या उमेदवाऱ्या मुस्लिम समाजाच्या माणसांना दिलेल्या आहे, मुस्लिम समाजाच्या कार्यकर्त्यांना दिलेल्या आहे. हे महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतरची पहिली घटना आहे की एवढ्या आकड्याच्या संख्येने मोठी असलेली त्या ठिकाणी उमेदवारी दिली गेली.
लोकसभेमध्ये जवळपास 2 ते 3 ठिकाणी बाळासाहेब आंबेडकरांनी मुस्लिम समाजाच्या उमेदवारांना लोकसभेत संधी दिलेली आहे. एवढ्यावर थांबलं नाही तर बाळासाहेब सामोरे आले त्या ठिकाणी आणि निवडणुकीच्या रणांगणात उतरल्यानंतर त्या ठिकाणी धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेमध्ये फारुख अहमद सर असतील, अजून 2-3 सहकारी असतील, त्यांना सुद्धा पक्षाच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेमध्ये संधी दिलेली आहे. म्हणजे समाज आपल्या सोबत कोणता राहतो नाही राहतो याच्याशी साहेबांनी कधीच विचार केला नाही. साहेबांना माहिती आहे की ज्या समाजातल्या माणसांना समाजाचे मूळ प्रश्न समजतात, ज्या समाजातल्या माणसांना समाजाची वेदना कळते, दुःख कळते, समाजाचे प्रश्न कळतात, तो समाज कुठलाही जरी असला तर तो समाज म्हणून, सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून बाळासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीत पाठीशी उभा राहिलेला आहे. समाज म्हणून बाळासाहेबांना त्या लोकांनी स्वीकारलेला आहे. हा इतिहास या महाराष्ट्राने पाहिलेला आहे. म्हणून आज फारुख अहमद सरांच्या नेतृत्वामध्ये सरांनी हात दिलेले आहे की आता गेटवर, रेल्वे स्टेशनचे गेट असेल, विमानतळाचे गेट असेल, अशोक चव्हाणचं गेटचं घर असेल, म्हणजे घराचं गेट असेल किंवा त्यांच्या गाडीचं गेट असेल, या गेटवर न थांबता या सन्मानानं आणि तुम्ही तुमच्या खुर्चीवर बसा आणि या देशाचा आणि राज्याचा कारभार हाकला, अशी सुंदर स्वातंत्र्याची हाक आपल्याला या ठिकाणी दिली. दुरून आपण उभं राहून हे घर चांगलं झालं पाहिजे, ही गाडी चांगली असली पाहिजे, याच्या पद्धतीने निर्णय घेतले पाहिजे जे आपण विचार करतो. मला सांगा, दुसऱ्याची गाडी आहे, दुसऱ्याचं घर आहे आणि आपण विचार करतो की या घराला हा कलर दिला पाहिजे, हे गाडी इथं दुरुस्त केली पाहिजे, या गाडीचा हा टायर बदलला पाहिजे. परंतु ज्या घरावर आपला अधिकार नाही, ज्या घराशी आपला संबंध नाही, ज्या घरावर आपलं काही चालत नाही, अशी जर आपण सुधारण्याची अपेक्षा बाजूला उभं राहून जर केली तर ती सुधारणा करणं एक स्वप्नामधला घटक समाजाला पाहावं लागेल. जर आपल्याला याच्यामध्ये आमूलाग्र बदल करायचे असतील तर आपल्याला प्रामुख्याने त्या घराची मालकी स्वीकारावी लागेल, त्या घरामध्ये स्वतः जावं लागेल, ते घर नीटनेटकं करावं लागेल आणि त्या घराचा एक प्रमुख घटक म्हणून त्या घरामध्ये जावं लागेल, वागावं लागेल आणि त्या घराची समस्या, घराच्या अडीअडचणी समजून घेऊन त्या घराच्या दिशेने आपल्याला विकासाची वाटचाल करावी लागेल. म्हणून हक्काचं वंचित बहुजन नावाचं, वंचित बहुजन आघाडी नावाचं राजकीय घर बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वात या महाराष्ट्रातील तमाम वंचितांना उघड करून दिलेलं आहे. त्याची दारं आपल्या सर्वांसाठी उघडी करून दिलेली आहे. याच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या दारावर कुठलेही लाडजी, भटजी, शेठजी नाही आहेत तुम्हाला रोखण्यासाठी. तुम्ही बिनधास्तपणे वंचित बहुजन आघाडीच्या या स्वातंत्र्य आणि समतामूलक विचार करणाऱ्या घरामध्ये येऊ शकता, मुक्तपणे स्वातंत्र्य करू शकता. इथं तुमचा सन्मान सांभाळला जाईल, इथं तुमची प्रतिष्ठा सांभाळल्या जाईल, इथं तुमचं व्यक्ती स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सांभाळलं जाईल, इथं तुमच्या हक्क अधिकाराचं जतन केलं जाईल, संरक्षण केलं जाईल आणि या ठिकाणी आपल्या पाठीशी भक्कमपणे पक्ष म्हणून उभा राहिला जाईल. कुठेही आपल्याला दुर्लक्ष होऊ दिलं जाणार नाही, कुठेही आपल्याकडे नजरअंदाज केला जाणार नाही, कुठेही आपला स्वाभिमान, आत्मस्वाभिमान अपमान केला जाणार नाही. त्या स्वाभिमान सांभाळला जाईल. या सगळ्या प्रक्रियेतून आपण समोर यावं, यासाठी बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील तळागाळात पिचलेल्या, आपल्या हक्क अधिकारापासून वंचित असलेल्या सर्व समाजासह मुस्लिम समाजाला आग्रहाची विनंती केलेली आहे. या विनंतीला मान देऊन आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित झालात, त्याबद्दल आज वंचित बहुजन आघाडीचा राज्याचा उपाध्यक्ष या नात्यानं आपलं मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करत आहे. आपण दिलखुलासपणे, स्वतंत्रपणे, मुक्तपणे या ठिकाणी यावं. आपल्या विचारधारेला या ठिकाणी वाव दिला जाणार आहे. आपल्या विचारधारेच्या आधारावर आपल्याला धोरणात्मक निर्णय या ठिकाणी घ्यायचे आहेत आणि या राज्यामध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर आपल्या सर्वांनी एकतेची गुढ बांधून आपल्याला सामोरे निघावं लागेल, एवढी या ठिकाणी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि या ठिकाणी या कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालं असं या ठिकाणी जाहीर करतो. परत एकदा विनंती करतो की हे वंचित बहुजन आघाडी नावाचं घर आपल्या सर्व वंचितांचं घर आहे, हक्काचं घर आहे, अधिकाराचं घर आहे. आपण सर्वांनी येऊन या घराला मजबूत करूया, आपण आपल्या हक्क अधिकाराचं संवर्धन, संरक्षण करूया आणि सर्वांना घेऊन सत्तेमध्ये जाण्याची आपण संधी उपलब्ध करूया. या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ खाली मुसलमानों को सिर्फ वोट लेना है, मुसलमानों को नहीं। और पढ़े लिखे मुसलमानों को ये लोग नजदीक नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अंगूठा छाप लोगों को लेके चलते और बोलते हैं विकास हो गया। मुसलमानों की आबादी नांदेड़ शहर में जितनी है, मुसलमान के यहाँ से चुन के आने के बाद भी इनके मसले मसाइल को नहीं देखते मेरे भाई। और जिस तरीके से अभी यहाँ पे पानी की टाकी के पास के जो मसले हुए और हर टाइम में वहाँ पे लोग जाते, वहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं रहते, इन्होंने यहाँ पर कोई ध्यान नहीं रखते, मुसलमानों की सिर्फ और सिर्फ लापरवाही जानते। यहाँ के अपने विकास हुआ बोल के, परसों मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं बड़े बड़े बातें कर रहे हैं वो कि फोन पे बोल रहे हैं अशोक राव साहब को अल्लाह ताला अच्छा रखे, ऐसा रखे, हमारे विकास कर दिए। हमने तो देखे, टीवी पे देखे, सोशल मीडिया के माध्यम से देखे इन्होंने क्या क्या विकास करे। आप तमाम तो जानते हैं कि विकास किसने किया, किसने नहीं किया। और ईद के दिन जैसे वो भी फारूक अहमद साहब घर को भी बैठ सकते थे,
और वहां पर उन लोग पहुंच के उनकी पूरा जायजा लिए। मैं उनके वो काम की सराहना करता हूं। वहां के जो नगर सेवक है स्थानिक, उनका काम था, मगर फारूक अहमद साहब चेतन नगर से वहां पर जाके पहुंचे। मैं उनके काम को और उनके जज्बे को सलाम करता हूं और उनके साथ मिलकर काम करने की। और आप जिस किसी को भी जहां भी कोई भी अगर तकलीफ आती है, वंचित का कार्यकर्ता रहो या ना रहो, कोई तकलीफ में है तो वंचित पार्टी आपके लिए तैयार है। मेरे 2 अल्फाज खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, दमदार शख्सियत के मुताबिक आपका दमदार भाषण भी रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जज्बातों की कदर करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी आपके साथ हमेशा खड़े रहेगी, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। छोटा सा ऐलान ये है कि रवि भाई अगर चेयर्स का आयोजन करें तो लोगों को बैठने में आसानी होगी और जो वंचित के कार्यकारिणी अध्यक्ष सदस्य हैं वो थोड़ा सामने आकर बैठ जाए ताकि हमको पता लगे कि आज यहाँ पर कौन मौजूद है और किसकी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। थोड़ा यहाँ पर स्टेज पर आकर संपर्क करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मौजूद मराठवाड़ा सदस्य आदरणीय संघरत्न कुरेजी मौजूद हैं। संघरत्न कुरेजी भरी बहुजन जो वीपीए का पहले पार्ट थी, जो पहले भरी थी, बाद में उसे वीपीए में कन्वर्ट किया गया, उसके जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और अपने कई सालों के योगदान के बाद अपना एक अलग से पहचान, अलग से एक नाम बनाने वाले शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, जो आज मराठवाड़ा सदस्यता मिली है और काफ़ी समय से इनका काम नांदेड़ व मराठवाड़ा में लगातार चालू है। ऐसी शख्सियत जो बेबाक है, जो लड़ाकू है, जो गरीबों के हक के लिए हमेशा कोशा रहती है और गरीबों के कामों के लिए कदम उनके साथ चलती है। ऐसी शख्सियत डॉक्टर संघरत्न कुरेजी से मैं अत्यंत गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया। फुले शाहू आंबेडकरी विचारांना प्रथम विनम्र अभिवादन। सभी को सलाम वालेकुम। भाइयों, वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आज इस कार्यक्रम के आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय फारूक जी अहमद, राज्य प्रवक्ते, वंचित बहुजन आघाड़ी के राज्य उपाध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी दलवी सर, नांदेड़ जिला के जिलाध्यक्ष उत्तर के इंजीनियर प्रशांत जी इंगोले, नांदेड़ दक्षिण के जिल्हा या मुस्लिम कार्यकर्ता आणि संवाद मेळाव्याचं आयोजन मुस्लिम बांधवांनी केलेलं आहे। त्याचे प्रमुख जे आहेत हाशमी सर आहेत, आपले बिलाल साहेब आहेत आणि फारूक जी अहमद आहेत। बांधवांनो, वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तुम्ही लोकसभा आणि विधानसभा पाहिलेल्या आहात। बाळासाहेब आंबेडकरांनी अकोल्यानंतर नांदेड जिल्ह्याला फार महत्त्व दिलेलं आहे। तुम्ही पाहिलेलं आहे की औरंगाबादमध्ये इम्तियाज जलील सरांना उमेदवारी देण्यात आली होती आणि त्या माध्यमातून लोकसभेच्या माध्यमातून वंचित बहुजन आघाडीचा पताका हा मराठवाड्यामध्ये नव्हे, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नव्हे, संपूर्ण भारतामध्ये जो गौरव गेलेला आहे तो इम्तियाज जलीलच्या माध्यमातून गेलेला आहे आणि ते प्रमुख दावेदार जो होता तो वंचित बहुजन आघाडीचा उमेदवार होता बांधवा। आणि त्यावेळेस आपला अलायन्स होतं वंचित बहुजन आघाडी आणि भावी बहुजन महासंघ आणि एमआयएम, आणि त्यामुळे सर्व लोकांनी त्यांना मतदान दिलेलं आहे। पण या ठिकाणी आपण दुसरे जर जिल्हे पाहिले तर त्या ठिकाणी प्रामुख्याने आपला बाजूला जो जिल्हा आहे तो आहे परभणी जिल्हा। त्या ठिकाणी मुस्लिम बांधव म्हणून बाळासाहेब आंबेडकरांनी आलमगीर खान सरांना उमेदवारी दिली होती। त्यानंतर नांदेडमध्ये तुम्ही पाहिलं, नांदेड दक्षिण मध्ये फारूक जी अहमद यांना बाळासाहेब आंबेडकरांनी उमेदवारी दिली होती। बांधवांनो, फार आपण चुकलेले आहोत। मुस्लिम बांधवांना मी आवर्जून बोलत आहे, तुमने पहचाने नहीं, तुम अगर पहचाने होते तो आज ये नांदेड़ की ये नौबत ये मेरा लेने की आती नहीं थी। अपना इंसान वहां पे विधानसभा में रहता था। जो गलती तुमने विधानसभा में की है वो गलती आइंदा कभी मत करो, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा इंसान फारूक जी अहमद है, वहां पे आलमगीर खान जो है उनको तुम आपने मतदान नहीं दिया। बांधो
ये अगर आपने दिया होता तो ये नौबत नहीं आती थी, ये मसले नहीं खड़े होते थे, ये अशोकराज चौहान इतना भाव खाके नहीं जाता था। ये आपकी गलती, आपने सुधारने का मौका बाबा साहब आम्बेडकर करने आपने को दिया है। आज देखो, आज नांदेड़ उत्तर में 40,000 के वोट के ऊपर जाता है, फेरुल्ला के जाता है, और दूसरी तरफ जाता है जो 26,000 के इसमें जाता है। ऐसा क्यों है भाइयों? इसके ऊपर तुम कभी गौर करोगे या नहीं करोगे? ये जो वंचित बहुजन आघाड़ी जो पक्ष है, बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाला है, आम इंसान की विचारधारा को लेकर चलने वाला है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलने वाला है, भारतीय संविधान में जो दिया वाला है, सबका स्वातंत्र जो संविधान जो दिया है उसको लेके चलने वाला है। और बाकी के जितने भी पक्ष है सिर्फ नाम के लिए पक्ष है। इसीलिए जो गलतियां अपन विधानसभा में जो की है वो गलतियां नहीं करने के लिए अभी से ही आपको वंचित बहुजन आघाड़ी के मुस्लिम जो लीडरशिप डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसके पहले जो वक्ता ने बोल चुके हैं कि भाई मैं उनकी बात नहीं कर सकता, ये पढ़े लिखे लोगों को, कांग्रेस लोग उनको ज्यादा नजदीक नहीं करते। क्यों नहीं करते? का नाही करत? बांधवानो, कारण नांदेडमध्ये यांना तुम्हाला उमेदवारी द्यायची नाहीये, तुमचं त्यांना नेतृत्व नको आहे। कारण तुम्ही हे पाहता की नांदेडमध्ये जे मिल एरिया आहे, उस्मानशाही मिलच्या नावाने बौद्ध समाज, मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज हा कसं तरी आपलं पोट भरू लागला आणि उदरनिर्वाहाची साधना आणि सक्षम होऊ लागला। पण हे शंकरराव चव्हाणाला आणि अशोकराव चव्हाणाला ते पाहवलं नाही। त्याला हे कळालं की आपण जर मिल जर अशी जर चालू तर ही माणसं आपल्या बोकाडीवर बसतील आणि आपली उद्याची राजसत्ता ही संपुष्टात येईल। म्हणून ते सर्वप्रथम या ठिकाणी मिल उस्मानशाही मिल बंद पाडलेली आहे। त्याच्याच पद्धतीने ज्या ठिकाणी मुस्लिम बांधव, बौद्ध बांधव आणि ओबीसी बांधव जे पोट भरून सन्मानाने जगू लागले, त्या ठिकाणी पूर्णा हे जंक्शन होतं। त्या पूर्णा जंक्शनचं सुद्धा त्या ठिकाणी त्यांनी ते जंक्शन बंद पाडून त्या ठिकाणी सगळ्या माणसाला व्यसनाधीन आणि दारूच्या आहारी जाण्याचं काम या अशोकराव चव्हाण आणि शंकरराव चव्हाण यांनी केलेलं आहे बांधवांनो। म्हणून तुम्ही ओळखणार आहात की नाही, श्रद्धेय नेता बाळासाहेब आंबेडकर आतापासून नाही, फार वर्षापूर्वी पूर्ण आयुष्य गेलं त्यांचं की मुस्लिम बांधवांना, ओबीसी बांधवांना एकत्र करण्याचं। त्यांनी आणखी काय प्रयत्न करावे असं तुम्हाला वाटतं? अरे एका माणूस का साधा माणूस होता का? फारुख अहमद का साधा माणूस होता का? का तुम्ही त्याला 26,000 नेऊन ठेवलं? का तुम्ही त्याला 40,000 दिलं नाही? आम्ही बौद्ध बांधवांना देतच आहोत, ओबीसी बांधव देतच आहेत, पण मुस्लिम बांधव का मुस्लिमला सोडत नाहीत? का काँग्रेसला सोडत नाहीत? माफ करा, का काँग्रेसला सोडत नाहीत? काँग्रेस का तुमची मक्तेदारी आहे काय? तुम्हाला हे सोडलं पाहिजे, तुम्हाला हे ठरवलं पाहिजे। बाळासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा एमआयएम ची युती जेव्हा तोडण्यात आली होती तर बाळासाहेब आंबेडकर म्हणले तुमचा खरा मित्र कोण आणि शत्रू कोण हे तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे। आज या औरंगाबादमध्ये सर्व हिंदू बांधव रडत आहेत। का रडत आहेत? कारण त्यांनी सगळ्यांनी बाळासाहेब आंबेडकरांकडे पाहून त्या इम्तियाज जलीलला मतदान केलं होतं, पण तो त्याच्या प्रश्नावर बोलत नाही। पण बोलणारा एकमेव नेता म्हणजे बाळासाहेब आंबेडकर। म्हणून तुम्हाला ही पाऊल उचलावं लागली। बाळासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा एमआयएम सोबत आल्याच होतं तेव्हा म्हणले बाबा या ठिकाणी मुस्लिम लीडरशिप काही डेव्हलप होत नाही, मुस्लिम चेहरे कोणी वरी येत नाहीत, म्हणून मुस्लिम चेहऱ्यामधून मुस्लिम लीडरशिप डेव्हलप झाली पाहिजे, त्यांच्याबद्दल त्यांचा वक्ता निर्माण झाला पाहिजे, लीडर निर्माण झाला पाहिजे, म्हणून तुम्ही त्यांना प्रोत्साहित केलं पाहिजे। आणि आम्हाला एक असा हिरा मिळाला तो म्हणजे फारुख अहमद, जो हायली क्वालिफाईड पर्सन आहे, जो हायली क्वालिफाईड पर्सन आहे। अशा व्यक्तीच्या पाठीमागे तुम्ही का राहत नाही? का तुम्ही त्यांच्या बरोबर आणखी 2-3 माणसं अशी जोडत नाहीत जे मुस्लिम समाजामधून आहेत, जे लीडरशिप करू इच्छितात, त्यांना न्याय हक्काविषयी ते प्रश्न विचारू शकतात। ज्या पद्धतीनं लोकसभेमध्ये विधानसभेमध्ये उलेमा बांधवांनी जे प्रश्न विचारले अशोकराव चव्हाणला, मला आठवतं डेप्युटी नागरिकडे, तसे प्रश्न तुम्ही का विचारत नाही? का तुम्हाला अधिकार दिला नाहीये का? बांधवांनो, हा आपला अधिकार आहे, तो आपला अधिकार आपल्याला मागून घ्यायचा आहे, त्यांना मांडून घ्यायचा आहे। आणि तुम्ही किती दिवस त्यांच्या पाठीमागे राहणार आहात? या तुटलेल्या हाताने तुमचं काही भलं होणार नाही बांधवांनो। हा तुटलेला हात आणि आरएसएस दोन्ही पण एकच आहे। बाळासाहेब आंबेडकरांनी मागच्या इंदिरा गांधी मैदानामध्ये त्यांनी म्हटलं होतं शंकरराव चव्हाण संदर्भात आणि अशोकराव चव्हाणाच्या संदर्भामध्ये इथल्या आरएसएसचा सदस्य कोण कोण आहे हे मला माहित आहे। आणि तुम्ही घरी जाऊन बघा बांधवांनो, हे सुद्धा त्यांची ती सदस्य मंडळी आहे, यांना तुमचं त्यांचं काही देणं घेणं नाहीये। म्हणून वंचित बहुजन आघाडी हा एकमेव पर्याय आहे। डॉक्टर इंगोले सरांनी तुम्हाला सांगितलं की सच्चे राहा,
सचल कमिशनच्या संदर्भात त्यांनी मुद्दे मांडले. सचल कमिशनचा मुद्दा मांडल्यामध्ये त्यांनी काही मुद्दे आहेत, त्याच्यामध्ये 2-3 काही गोष्टी अशा होत्या की त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा सचल कमिशन आलं. सचल कमिशननं असं सांगितलं की बाबा यामध्ये मुस्लिमांची संख्या दलित बांधवाच्या सुद्धा खाली आहे. एससी कॅटेगरीमध्ये जे लोक बांधव आहेत त्यांच्यापेक्षा हाल अपेक्षेची ही संख्या आहे आणि त्यांनी फार दारिद्र्य रेषेमध्ये जगत आहे. त्यानंतर रंगनाथ मिश्रा नावाचं त्यांनी हे आयोग नेमलं. त्याच्यामध्ये सुद्धा ह्या सगळ्या भूलथापा आहेत बांधवांनो. एकही आयोग ह्या लोकसभेमध्ये मांडण्यात आला नाही, विधानसभेत मांडण्यात आलं नाही. नंतरच्या काळामध्ये 2009च्या काळामध्ये यामध्ये महमूद उर रहमान ही समिती स्थापन केली. महमूद उर रहमान ही समिती स्थापन करून त्यांनी 8 वर्ष 8% आरक्षण देण्याचं, मुस्लिम बांधवांना 8% आरक्षण देण्याचं काम त्यांनी करण्याचं फक्त आवाहन केलं होतं. पण त्याच्यामध्ये विधानसभेमध्ये असा कुठलाही प्रस्ताव त्यांनी पारित केला नाही. आणि ज्या पद्धतीनं मराठा बांधवांना जे भूलथापा दिली त्या पद्धतीने मुस्लिम बांधवांना सुद्धा तशाच पद्धतीने भूलथापा दिलेली आहे. आणि याच्यामुळे आणि कुणीही त्यामध्ये तो ठराव घेऊन पास केला नाही. विधानमंडळामध्ये, विधान परिषदेमध्ये तो पास केला नाही. त्यामुळे ही काही अवस्था होत आहे. म्हणून या सगळ्या भूलथापाला आपल्याला बळी पडायचं नाहीये आणि बळी पडून आपला सत्यानाश करून घ्यायचा नाहीये. आपला सत्यानाश आधी झालेलाच आहे. आपल्या माध्यमातून वंचित बहुजन आघाडी तुमच्यासाठी अहोरात्र लढत आहे. बांधवांनो, आज तुमच्या समोर आम्ही सामान्य माणसं आहोत, पण तुमचा खरा नेता बाबासाहेब आंबेडकर आहे. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार घेऊन जाणारा नेता म्हणजे या ठिकाणी श्रद्धेने नेते बाळासाहेब आंबेडकर आहेत. म्हणून येणाऱ्या सर्व निवडणुकीमध्ये महानगरपालिका असेल, ग्रामपंचायत असेल, विधानसभा असेल, लोकसभा असेल, कुठल्याही भूलथापाला बळी न पडता आपण वंचित बहुजन आघाडीला मतदान करून त्यांना आजपासून गाव तिथे शाखा, वार्ड तिथे शाखा, त्या पद्धतीने कार्य करून आपण वंचित बहुजन आघाडीची सत्ता आणताल आणि आपला स्वतःचा उद्धार करून, आपल्या मुलांचा उद्धार, आपल्या सर्व बांधवांचा उद्धार करताल हीच अपेक्षा ठेवतो. थांबतो. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. अभी जो टीम यहाँ पर मौजूद है, जो शमूलियत करना चाह रही है, गाड़ीपुरा की एक बहुत बड़ी टीम जो लॉकडाउन का अरसा हो, गरीबों की इमदाद हो, सरकारी दवाखाने के अंदर इमदाद करना हो, पुलिस स्टेशन में जाकर सरकारी अफसरान से बात करनी हो, तहसील महानगर पालिका हो या महानगर कलेक्टर ऑफिस हो, वहाँ पर अपनी मौजूदगी दिखाकर गरीब जनता का काम करने वाली ऐसी एक टीम जो गाड़ीपुरा से ताल्लुक रखती है, जहाँ पर शेख एजाज साहब उनको लीड करते हैं और उनके साथ में मौजूद शेख एजाज के साथ में मतीन भाई हैं, शेख इरफान भाई हैं, शफीक भाई, कलीम भाई, मनान बेग, महबूब साहब, आमिर, कलीम और मुकीम मुश्ताक भाई, ये सभी की टीम आज वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश कर रही है, शमूलियत कर रही है. उनको मैं दावत देता हूँ कि वो आए और हमारे जो नेतागण मौजूद हैं, आदरणीय गोविंद रवि साहब, मैं आपसे अगर गुजारिश करता हूँ कि उनकी शमूलियत दें. एजाज साहब एंड टीम. सभी मान्यवर से अगर गुजारिश है कि वो जो टीम आज शमूलियत ले रही है उनका शमूलियत करवाएं, प्रवेश करवाएं. एजाज भाई एंड टीम. एजाज भाई की पूरी टीम यहाँ पर आ रही है प्लीज. ये बहुत बड़ी टीम है जो गाड़ीपुरा जैसे इलाके में काम करते हैं. गाड़ीपुरा जिनको जाने के लिए काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, वो छोटे छोटे रास्ते हैं. हाल में बैठे हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के पूरे कार्यकर्ताओं से मैं अदब गुजारिश करता हूं कि शमूलियत के वक्त उनका हौसला बढ़ाने के लिए जोरदार तालियां बजाएं. उनका स्वागत तालियों से किया जाए. आज वंचित बहुजन आघाड़ी का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि देखिए शमूलियत के लिए हमें यहाँ पर जो स्पेस है वो भी कम पड़ रहा है. इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी दिलों पर राज करती है, गरीबों को हर काम करती है.
शमूलियत का काम जारी है। मान्यवर सभी कार्यकर्ताओं का प्रवेश ले रहे हैं। जो भी आज इस कार्यक्रम में प्रवेश ले रहा है, शमूलियत ले रहा है, उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है। आप लोगों से यही अपेक्षा है कि आप इसी तरह से गरीबों के काम करते रहें, वंचितों के काम करते रहें। जहाँ पर भी और जब भी किसी भी स्टेज पर आपको वंचित बहुजन अघाड़ी के कोई सदस्य या पदाधिकारी की जरूरत होगी, हम आप लोगों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। आप सभी हजरात का दिल की पुरखुलूस गहराइयों से इस्तकबाल है। मैं सभी हजरात जो आज शमूलियत ले रहे हैं, इजाज़ भाई की टीम, मैं गुजारिश करता हूं कि वो लाइन से खड़े रहें ताकि एक फ्रेम फोटो में आ जाए। थोड़ा पीछे आ जाएं ताकि फ्रेम में आप सभी लोग आ जाएं। हॉल में मौजूद बाकी दोस्तों से, भाइयों से, बुजुर्गों से अदबन गुजारिश है कि शमूलियत करने वालों का तालियों से स्वागत करें। आपकी तालियों की गूंज इनकी हौसला बढ़ाए। वो हौसले से ही आगे हमें एक दूसरे के साथ काम करने हैं। थोड़ा पीछे, एक मिनट सर, पीछे ले लो सर, पीछे सर, एक मिनट, ए तारक पीछे, तारक। वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडी वंचित बहुजन आघाडी जिंदाबाद। ओके सर, थैंक यू। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग की शमूलियत हमारे लिए बात से फख्र है। आगे से ज़मीनी कार्यकर्ता हम लोगों के साथ जुड़कर शाना बशाना काम करेंगे ऐसी उम्मीद रखते हैं। शेख एजाज भाई से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। दो शब्द एटलीस्ट आप यहाँ पर ऐसी अपेक्षा है कि आप बोले ताकि लोगों को पता लगे कि आप क्यों यहाँ पर शमूलियत लेना चाह रहे थे या शमूलियत आपने लिया है और आगे किस तरह से काम करें, ताकि स्टेज के पास से हटो जाहिद भाई। जज्बे की वजह से लोगों को लगे कि हमें भी और लोगों को जुड़ाना चाहिए। सर बड़े 2.5 लोग बड़े दिख रहा नहीं होता सर। भाई लोग, मैं 10 साल से कांग्रेस में कार्यकर्ता था। कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस में ऐसा हो गया, फिलहाल में कोई काम हो रहा नहीं। और हमारे फारूक हुई थी जो जमीनी मेहनत देख के उनके साथ में मैं और मेरे तमाम कार्यकर्ता उनसे जुड़ रहे हैं। जाहिद भाई लाइव चल रहा है, इधर मत आओ, बोलो हमको। आप तो समय ले लो उधर, चलो इधर बहुत शुक्रिया एजाज भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सत्ता चाचा। बिल्कुल आपका नाम लेकर इसके बाद इन सभी की शमूलियत की जाएगी इंशाल्लाह। थोड़ा आप सत्ता चाचा जो नांदेड़ के अंदर अपनी अलग ही पहचान रखते हैं, बड़े बेपाक शोला बयां हैं। इनका जमीयत में बहुत बड़ा काम है। मुस्लिम समाज में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो
बेबाकी से काम करते हैं और उनमें से एक हमारे अब्दुल सत्तार साहब हैं, जिनका काम अपनी एक पहचान रखती है। उनकी टीम का प्रवेश हो रहा है वंचित बहुजन अघाड़ी में। आपका तहे दिल से मुबारकबाद। आप लोगों से फिर से गुजारिश कि तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए, क्योंकि बिना खर्चे का काम तालियां बजाना, यहाँ पर इनको उत्साहन देना है, मोटिवेशन देना है, जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं बातों के अलावा। जमीयत के उलेमा है भाई, एक बार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बहुत बड़ा काम इसका पास है। हिंद के जिम्मेदारों में से एक है जमीयत उलमा हिंद, जो बेकसूर मुसलमान पकड़े जा रहे हैं उनको छुड़ाने का काम कर रही है। हमारे बड़े शुराबिया हैं जो आपको, हाँ, तो आदरणीय मोहतरम अली जनाब सत्तार साहब के लिए गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो फना होता है। तो जुल्म जो आज बढ़ रहा है मुसलमानों के ऊपर, तो हम दलित समाज और मुसलमान समाज अगर एक जगह हो जाए ना, तो मैं बोलता हूं ना कि हम पूरे हिंदुस्तान को, हर इंसान को राहत पहुंचा सकते हैं। आज दलित की बेटी की इज्जत लूट रही है, उसके जनाजे में उसको शामिल होने नहीं दिया जा रहा है। एक मुसलमान गाड़े पे अपना माल बेच रहा है और उसके गाड़े को जो है लुढ़का कर उसकी दाढ़ी को काट दिया जा रहा है, इस वास्ते कि आज का मुसलमान के लिए कोई ख्याल नहीं है। आज मोहम्मद फारूक साहब ये ख्याल बनने के लिए नहीं आए, तुम्हारी खिदमत करने के लिए आए हुए हैं। ये बंडी चलाने वाले आज बड़ी बड़ी कारों में बिक रही है। बंडी चलाने वाले आदमी नहीं है। 100 एकड़ जमीन है इनके पास में, समाज की खिदमत करते हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर आपको जुल्म से मुकाबला करना है तो दलित का खाना एक, हमारा खाना एक, उनका जुल्म एक, हमारा जुल्म एक, उनका दर्द एक, हमारा दर्द एक। तो क्यों ना हम बहुजन समाज पार्टी का हाथ थाम ले, वंचित बहुजन समाज पार्टी का हाथ थाम ले, और ये जो बंदर और जो है डुक्कर जो अपने को जो सजा देने की कोशिश कर रहा ना उन्हें, ये बंदर और डुक्कर को कैसा करना पड़ता मालूम है? ये साले गिर गए नदी में, अपन क्या कर रहे, पानी डाले खाली बयान का पानी मत डालो, सियासत का वोट डालो, असेंबली में जाओ, राज्यसभा में जाओ, अपनी बात को पेश करो। अरे भड़ो, खाली जो है तुम टीवी पे बुमारे मुसलमानों को जो है तो काटेंगे तो राम राम बोलेंगे। अबे तुम क्या, तुम्हारे बाप भी आए तो नहीं बोलते हम यहाँ राम राम बोलने वालों को कलमा पढ़ाए हुए हम जान दे सकते। बहरहाल अभी वक्त कम है और इधर से भी इशारा तो गिनने का डर है, तो लिहाजा मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ गिनने से पहले। आपके जज्बात का हम इज्जत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके जज्बात बहुत सही हैं, मगर ये वो वक्त नहीं है कि हम इस तरह के भाषण दें, क्योंकि आज प्रवेश कार्यक्रम है। तो इस तरह का हम शुरा बयानी जो है वो उनकी हत्या की है, उनके वक्त अल्फाज थे। खैर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मौजूद जो सैयद महमूद साहब और टीम है नयाबादी की, जो काफी अर्से से अपना एक अलग काम नयाबादी के अंदर कर रही है। नयाबादी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हमारे एसटी समाज के लोग रहते हैं। अगर ये जो टीम एसटी समाज और मुस्लिम समाज मिलकर काम करे तो 100% वहाँ से हमारी सीट्स निकल सकती हैं। सैयद महमूद भाई काफी अर्से से अपना काम कर रहे हैं, आज उनकी शमूलियत है। हमारे नेतागण से अकबर गुजारिश है कि वो प्रवेश कराएं। इधर बैठ जाओ ना। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। बड़ी बेबाक टीम है, नौजवानों की टीम है।
अयूब भाई ऐसा आ जाओ, अयूब भाई। सर महमूद भाई आबादी से ताल्लुक रखते हैं, दिन हो रात हो, किसी का भी काम हो, किसी भी चीज की रास्ता न रखते हुए बिंदास वो काम करते हैं। काफी अच्छे से इनका काम है। इनका प्रवेश, इनकी शमूलियत वंचित बहुजन आघाड़ी में आज हो रही है। आप सभी का दिल से स्वागत, वेलकम, दिल पुरस्कार, मुबारकबाद। और वंचित बहुजन आघाड़ी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी, ऐसा वादा हम लोग यहाँ पर करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और आने वाले वक्त में काम आपके साथ लगातार होता रहेगा, ऐसी उम्मीद है। प्रवेश के कार्यक्रम तो हमारे बढ़ते रहेंगे। हमारे नेतागण काफी समय से बैठे हुए हैं, तो मैं जल्दी आ जाओ। जब 2019 में आमदार के इलेक्शन हो रहे थे, उस समय कंधार लोहा में वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक बेबाक शख्सियत को अपनी उम्मीदवारी दी। वो बेबाक शख्सियत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। 15 से 20 सालों से लगातार गरीबों के लिए, सभी समाज के लिए काम करने वाली शख्सियत है, जिसने सत्ताधारी पार्टियों के, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं को, वहां के उम्मीदवार को अपने घरों में बैठने पर मजबूर कर दिया था। वोटों तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो चुका था। ऐसे वक्त में जब सत्ताधारी और भाजपाई पैसों की नहरें बिछा दिए थे, उसको तोड़ते हुए उस वक्त में 40,000 वोट लेने वाली शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है। 40,000 वोट लेना आमदार के इलेक्शन में बिना एक वोट के पैसे दिए एक अपने आप में बहुत बड़ा इनकलाब है। और ऐसी शख्सियत क्यों बनी? क्योंकि उन्होंने तकरीबन 10-20 सालों से हर समाज के लिए काम किया है। तो मैं आदरणीय शिवाबाबू नरंगले जी से अत्यंत गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। शिवाबाबू नरंगले। सर्व महामानवांना अभिवादन करून वंचित बहुजन आघाडीचे नेते श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराला नतमस्तक होत वंचित बहुजन आघाडी नांदेड जिल्ह्याच्या वतीनं मुस्लिम कार्यकर्त्यांचा प्रवेश आणि मुस्लिम बांधवांशी संवाद या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाडीचे राज्याचे प्रवक्ते आदरणीय फारुक अहमद सर, राज्याचे उपाध्यक्ष आदरणीय गोविंदजी दळवी, माझे सहकारी उत्तरचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत भाऊ इंगोले, डॉक्टर संगरत्न खुरेजी, डॉक्टर इंगोले साहेब, महानगराध्यक्ष आयुब भाई, दक्षिणचे महानगराध्यक्ष विठ्ठलरावजी गायकवाड, मंचावर उपस्थित असलेले सर्व वंचित बहुजन आघाडीचे नेतेगण, पदाधिकारी, मोठ्या संख्येनं या मेळाव्याला उपस्थित असलेले आमचे सर्व मुस्लिम बांधव, आज या नांदेड शहरामध्ये एक आगळा वेगळा कार्यक्रम आदरणीय फारुक सरांच्या माध्यमातून या ठिकाणी होतोय। मला वाटतंय की नांदेडच्या या पवित्र भूमीतून वंचित बहुजन आघाडी आणि मुस्लिम बांधव यांच्या एकीचा संदेश पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं जाणार आहे। खरं तर या देशामध्ये एक राज्यकर्ती जमात म्हणून, एक लढाऊ जमात म्हणून गेल्या अनेक वर्षापासून
या देशामध्ये मुस्लिम समाज राहतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यकाळापासून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 12 अंगरक्षक हे मुस्लिम होते. खर तर राजकारणी लोकांनी या ठिकाणी मुस्लिम बांधवांच्या बाबतीत हिंदू बांधवांमध्ये वेगवेगळे गैरसमज करून त्या ठिकाणी मतदान घेण्याचं काम गेल्या 70 वर्षामध्ये केलेलं आहे. मित्रांनो, आदरणीय श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी सर्व जातीच्या धर्माच्या लोकांना सोबत घेऊन मुस्लिमांची जी परिस्थिती आहे तीच परिस्थिती ओबीसीची आहे देशामध्ये. आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी माझ्यासारख्या एका लिंगायत समाजातल्या कार्यकर्त्याला विधानसभेची उमेदवारी दिली. आपण जर बघितलं असेल तर या मंचावर अनेक जाती धर्माचे पदाधिकारी आहेत. मित्रांनो, मुस्लिम समाज बांधवांनी आता विचार करण्याची वेळ आहे की आपला विरोधक त्या पद्धतीने काम करतो. मुसलमानांना आपला विरोधक दाखवतो आणि हिंदूची मतं घेतो. खरं तर मुस्लिम बांधव ज्या दिवशी जागा होईल, या महाराष्ट्रामध्ये राजकारणामध्ये दोनच समाज अत्यंत हुशार आहेत, एक बौद्ध आणि दुसरा मराठा. मराठा समाज ज्या पद्धतीनं या ठिकाणी राजकारण करतो, आपल्याला एक चांगलं उदाहरण या ठिकाणी देणार आहे. आपण मुस्लिम बांधव सगळे समजदार आहेत की नांदेड जिल्ह्यामध्ये मला वाटतं 4.5 लाख 5 लाख मुस्लिम बांधवांची संख्या असेल. बरोबर किती आहे? 4.5 लाख मुस्लिम बांधवांची संख्या असतानाही या ठिकाणचे पालकमंत्री अशोकरावजी चव्हाण साहेबांना कधीच वाटलं नाही की 4.5 लाख 5 लाख मुस्लिम बांधव असलेल्या माणसाला आपण विधान परिषदेमध्ये या ठिकाणी मुस्लिम समाजाचा आपण आमदार करावा. जी 3% लोक आहेत. अमर राजूरकरांचा या ठिकाणी समाज किती आहे? मला वाटतं जर नांदेड जिल्ह्याचं मतदान जर त्यांचं काढलं तर 10,000च्या वरी मतदान जाऊ शकत नाही. अशा माणसाला गेल्या 2-3 टन पासून अशोकरावजी चव्हाण विधान परिषदेचा आमदार बनवतात. पण या ठिकाणी जे मुस्लिम बांधव 4.5 लाख मुस्लिम बांधव आहेत, मग लोकसभा असेल विधानसभा असेल, या ठिकाणी झाडून काँग्रेसला मतदान करतो. त्या मुस्लिम बांधवातल्या एखाद्या चांगल्या कार्यकर्त्याला या ठिकाणी आमदार बनावा असं कधी अशोकराव चव्हाण साहेबांना वाटलं नाही. मित्रांनो, आता आमच्या पुरे साहेबांनी सांगितलं की औरंगाबाद मध्ये आपण एक प्रयोग केला. मुस्लिम आणि बौद्ध त्या ठिकाणी एका ठिकाणी आले आणि लोकसभेला त्या ठिकाणी मुस्लिम समाजाचा बांधव आपल्या इम्तियाज जलील निवडून आले. खरं तर आम्हाला वाटलं होतं की नांदेड दक्षिण मधून फारुकभाई आमचे आमदार होतील. मला वाटतं 76,000 मुस्लिम समाजाचं मतदान, 56,000 बौद्ध समाजाचं मतदान. आपण 1.5 लाख असूनही आपण 26,000 मतं घेतली. माझ्या मतदारसंघामध्ये लिंगायत समाजाचं 45,000 मतदान आहे, बौद्ध समाजाचं 28,000 मतदान आहे. दोन्ही समाजाला मेजॉरिटी मतदान दिलं म्हणून मी 40,000ला पोहोचू शकलो. नांदेड दक्षिण मध्ये ज्या दिवशी बौद्ध आणि मुस्लिम एक होतील, काँग्रेसवाल्यांनी फक्त आपला उपयोग घेतलाय. निवडणुकीच्या काळामध्ये मुस्लिम समाजातले 10-20 लोक पकडायचे, त्यांना लाख रुपयाचं 2 लाख रुपयाचं 5 लाख रुपयाचं पॅकेज द्यायचं आणि समाजावर भुलता पाडून त्या ठिकाणी मतदान घेण्याचं काम काँग्रेसवाल्यांनी केलंय. मला तर मी आपण जर अभ्यास केला तर आपला मूळ शत्रू भाजप किंवा शिवसेना नाही, तर मूळ शत्रू आपला काँग्रेस राष्ट्रवादी आहे की ज्यांनी 70 वर्षापासून या मुसलमानाला वापरून घेतलं. मुसलमानाला काय दिलं? वाड्याचा नगरसेवक झाला तर लेखीत एखादा नगरपालिकेचा सभापती, कधीच महानगराध्यक्ष होऊ देत नाही, कधीच कोणा मुसलमानाला आमदार करू शकत नाही. का काँग्रेसला तिकीट दिलं नाही? दक्षिण उत्तर मध्ये एवढं मुस्लिम समाजाचं मतदान आहे, काँग्रेस कधीच उमेदवार करत नाही. मित्रांनो, आजच्या या मेळाव्याच्या निमित्तानं आपल्याला शपथ घ्यायची आहे. बाळासाहेबांनी फारुक अहमदसारखा एक हिरा या ठिकाणी निवडलेला आहे, त्यांना राज्याचा प्रयोग पेपर दिलेला आहे, विधानसभेची उमेदवारी दिली.
मुस्लिम बांधवांनी आता या ठिकाणी जागरूक होण्याचं काम करायचं आहे. गेल्या 60-70 वर्षामध्ये आपलं इमानदारीनं काम करणारा समाज या भूमीवर, या मातृभूमीवर दिवसातून आपल्या नमाजाच्या माध्यमातून या जमिनीवर माथा टेकणारा आमचा मुस्लिम समाज 60-70 वर्षामध्ये या सरकारनं तुम्हाला काय दिलं तर तुमच्या हातामध्ये केळीचा गाडा दिला, भंगार गोळा करण्यासाठीचा गाडा दिला, पण कुठल्याही मुस्लिम समाजाच्या बांधवाला मोठं करण्याचं काम इथल्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेलं नाही. आपल्याला जर हे काम करायचं असेल, RSS वाल्याची चेटी जर काढायची असेल तर येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला वंचित बहुजन आघाडी सोबत राहावं लागणार आहे आणि ते आपण राहतात. आजच्या मेळाव्याच्या माध्यमातून फारुख भाई ही जर टीम एवढी पूर्ण या सभागृहामध्ये बसलेली टीम जर कामाला लागली तर निश्चितच एक वंचित बहुजन आघाडीचा वाद मुस्लिम समाजामधला एक होतकरू तरुण फारुख अहमद सारखा माणूस जर आज या विधानसभेच्या सभागृहामध्ये गेला, नक्कीच मुसलमान समाजाच्या बाबतीत त्या सभागृहामध्ये आवाज उठेल. आपण सर्वजण मिळून वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीमागे उभा राहतात. आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर यांचे हात मजबूत करतात. आपण ज्यांनी आज वंचित बहुजन आघाडीमध्ये प्रवेश केला त्या सर्वांचं वंचित बहुजन आघाडीचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून मनापासून स्वागत करतो आणि आपल्या पाठीशी वंचित बहुजन आघाडी कायम उभी राहील अशा प्रकारचा शब्द देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय बसव. बहुत बहुत शुक्रिया सर. ये शिवा नारंगी सर थे जिसने अपनी काबिलियत को लोहा कंदार जैसे बड़े, जहाँ पर चिखलीगर जैसे नामवर लोग हैं उनको चने चबाने का काम करवा चुके हैं और आज हर समाज में नारंगी सर का काम है. प्रवेश का कार्यक्रम फिर से हम शुरू करते हैं. यहाँ पर मौजूद शोएब खान साहब जो बेबाक शख्सियत है, सोशल मीडिया पर काफ़ी बड़ा नाम और काम इनका है, जो पीरपुरान से ताल्लुक़ रखते हैं. उनके साथ में सालार खान साहब, सईद अल कसरी जो अरब गली से हैं, उनसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर मौजूद है तो आ जाए. बाकी हमारे नेतागण उनका प्रवेश में शमूलियत करवाएं. ये नांदेड़ के वो बेबाक नौजवान है जिसने सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग से पहचान बनाई है. कौम के मसले हो, समाज में हो रहे गलत काम को बड़ी बेबाकी से उसका अपोज करके उसको खत्म करने के लिए शाना बशाना समाज के साथ में खड़े रहते हैं. अपनी एक अलग पहचान बनाकर सोशल मीडिया में इन्हें हमेशा छाए रहते हैं. जो इश्यूज, बेसिक इश्यूज नांदेड़ के अंदर होते हैं उनको उजागर करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए काम करते हैं. और फिर से आप लोगों से दरख्वास्त की शमूलियत लेते वक्त इनका हौसला बढ़ाने के लिए तालियां हो जाए. थोड़ा ऐसा हट जाओ ना गायकवाड़ मैडम, नरंगा ले लिया उनके गले में डाल रहे यस. इसके बाद सुल्तान बेग साहब जो खुदवाई नगर से हैं, जो समाजी और मिली कामों में शाना बशाना कौम के मसाइल को ख़त्म करने के लिए होशियार रहते हैं. ऐसी शख्सियत सुल्तान बेग साहब हमारे बीच में मौजूद है. मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ पर आए. सुल्तान बेग साहब खुदवाई नगर हमीदिया कॉलोनी में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले सुल्तान बेग साहब, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है. एक बड़ी शख्सियत जो खुदवाई नगर हमीदिया कॉलोनी में है, जो रात बेरात हर मसले के लिए समाज के साथ में खड़ी रहती है. आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, आपका स्वागत है. वंचित बहुजन आघाड़ी में वंचित बहुजन आघाड़ी आपके साथ हमेशा शाना बशाना खड़ी रहेगी. समाज के मसाइल हल करने के लिए आपका साथ हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि आप जैसी बेलौट शख्सियत हमारे साथ जुड़कर वंचित का काम आगे बढ़ाएं. उसके साथ इनके बाद मिलत नगर की जो टीम यहाँ पर आई है, मैं उनसे अगर गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर शमूलियत लें. खालिद भाई, मिलत नगर वाले, सलीम खान साहब,
जफर अली साहब, इरफान पठान, मोहम्मद शफीक साहब, मिलत नगर के जनाब अमजद साहब, सादिक साहब, मिलत नगर साहब, मिलत नगर से जितने भी मेहमान जो शमूलियत के लिए आए हैं वो उनसे अदब गुजारिश है कि वो स्टेज की तरफ आए। मिलत नगर के जिम्मेदारान से गुजारिश है कि वो स्टेज पे शमूलियत जो लेने वाले हैं उनको यहाँ लेकर आए। थोड़ा ऐसा चढ़ा हो जाना भाई उधर सर। ये मिलत नगर की टीम है। मिलत नगर में अली जनाब शाहिद हाशमी साहब, उनके साथी आसिम भाई निकाई, शब्बीर भाई, सादिक भाई और अमजद भाई का काफ़ी बड़ा काम है। मिलत नगर जो जिसका दूसरा नाम किलत नगर हम लोगों ने रखा है, लगातार 10 सालों से वहाँ पर कोई भी नगर पालिका की तरफ से सुविधा मौजूद नहीं है। वैसे इलाके में दिनों रात काम करने वाली ये टीम आज वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत ले रही है। फिर से आप लोगों से गुजारिश है, तालियां बजा दो यार, कंजूसी ना करो इसमें कम से कम। आपके तालियों की वजह से इनको हौसला अफजाई हो रही है, ऐसे मुझे लगता है। कम से कम हमें तालियां बजाने में तो कंजूसी नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया है। इसके बाद यहाँ पर मौजूद हमारे साथी शेख अहमद भाई मौजूद है। उनकी टीम जो आज यहाँ पर शमूलियत लेना चाह रही है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए। सैयद सुलेमान, सैयद जाहिर, शेख बाबा, इमरान भाई, सैयद अहमद साहब, सैयद अहमद साहब। उसके अलावा यहाँ पर मौजूद रियाज भाई की टीम भी मौजूद है, वो अपनी टीम को लेकर आए, या जो भी लोग यहाँ पर अभी मौजूद है वो यहाँ पर आ जाए। आइए अहमद भाई। इसके बाद यूसुफ पठान साहब आप अपनी टीम के साथ जी। अहमद साहब वंचित बहुजन आघाड़ी से पहले से ही जुड़े हैं। उनके जो दोस्त आज वंचित में शमूलियत ले रहे हैं उनका तहे दिल से स्वागत है, खुशामदीद है, वेलकम है। अहमद भाई का बहुत बड़ा काम गाड़ीपुरा और देवलू नाके के इलाके में है। ये टीम बेलौस दिनों रात किसी की परवाह ना करते हुए अपना पैसा जेब का लगाकर काम करते हैं। ऐसे लोगों का स्वागत हमें तालियों से करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो कम से कम फिर से कोई कंजूसी ना करते हुए थोड़ा सा तालियों से स्वागत किया जाए। इसके बाद यूसुफ पठान साहब अपनी टीम को लेकर यहाँ पर आइए, जिसमें अयूब खान भाई है, अकरम खान साहब है, शेख यूसुफ भाई है, मुजीब भाई है, अहमद भाई है, यूसुफ, ये सब खड़गपुर की टीम है। खड़गपुरा जहाँ पर मैं भी रहता हूँ। यूसुफ खान साहब जो पीछे अयूब भाई के राइट हैंड माने जाते हैं। अयूब भाई के साथ जिस तरह से अयूब भाई का काम है, उसी तरह से लगातार अयूब भाई के साथ रहकर काम करने वाली ऐसी शख्सियत हमारे दोस्त यूसुफ पठान साहब यहाँ पर मौजूद है। फिर से आप लोगों से गुजारिश कि शमूलियत करते समय शमूलियत होने वाले लोगों को स्वागत उत्साह के लिए तालियां जरूर स्वागत करें। आप सभी का शुक्रिया। हम वादा करते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम करेगी। रियाज भाई, कुछ जो लोग बाकी है आपके वो बुला लें। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो वंचित बहुजन आघाड़ी ने पिछले महीने में एमएससीबी की लाइट का इशू जो सॉल्व किया है, देगलूर नाका पे सबसे बड़ी राहत पहुंचाने का काम जो किया है। आपको बताता चलूं कि देगलूर नाका इलाके में कई सालों से लाइट का इशू था। हर आधे घंटे को 15 मिनट को एक घंटे को लाइट जाया करती थी, मगर इस इशू को जब वंचित बहुजन आघाड़ी ने हाथ में लिया तो उसे तकमील करने तक छोड़ा नहीं। आज वहां पर ना लाइट का इशू है, ना लोड शेडिंग का इशू है। इतना बड़ा काम वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से हुआ है। जो टीम उस काम के देखते हुए जोड़ना चाह रही है यहाँ पे मौजूद है, तो मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो आए और फारूक अहमद साहब के हाथ से शमूलियत इख्तियार करें।
क्या करूं? तौकीर इनामदार वहाँ से मौजूद हैं की जगह तुम लोग और भी जो लोगों ने शमूलियत के नाम नहीं लिखा है वो भी अपना प्रवेश करना है तो सामने आ सकते हैं। जो लोगों ने नाम नहीं लिखा है वो भी सामने आकर शमूलियत हासिल कर सकते हैं। यस, तौकीर इनामदार साहब मस्तानपुरा, उनका वंचित बहुजन अघाड़ी में स्वागत है, खुशामदीद, वेलकम। अच्छा नहीं लगता। और जो लोग जिसका नाम शायद मैं गलती से नहीं ले पाया, अगर वो यहाँ पर मौजूद है और शमूलियत के लिए आए हैं, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ, पुरखुलिस गुजारिश के साथ उनको दावा देता हूँ कि वो आए और शमूलियत लें। मिलत नगर से मोहम्मद सिराज भाई, अवैस खान, शकील भाई, नूर खान पठान, मुजफ्फर अंसारी रहीमपुर से, इन सबको मैं दावत देता हूं कि वो यहाँ पर आए और शमूलियत इख्तियार करें। रहीमपुर से नूर खान पठान साहब एंड टीम, मुजफ्फर अंसारी साहब, आपसे अदबन गुजारिश है कि वो यहाँ पर आए। मोहम्मद सिराज, आवेश खान और शकील भाई। बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा भी लग रहा होगा कि यहाँ पर फूल हार नहीं है, तो ये जो दस्ती है वो हमें बहुत बड़े हार से बेहतर ये दस्ती लगती है, क्योंकि ये ईमानदारी से और गरीबों के लिए काम करने वाले लोगों को तमगा दिया जाता है। और बड़े बड़े हार पहनकर हम चने के झाड़ पर चढ़ तो गए, मगर उसको हम लोगों ने सही तौर पर कंप्लीट नहीं किया। इस वजह से हमने वो फूलों का सिस्टम खत्म कर दिया। और जो भी शमूलियत किए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ये दस्ती अपने गले में ही रखें, ताकि हम लोग आपको आइडेंटिफाई कर सकें। और कोई लोग अगर यहाँ पर जिसका नाम रह गया हो, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ पर आकर स्टेज पर मेरे को अपना नाम बता दे। तब तक हमारे बीच में काफी देर से मौजूद नांदेड़ जिला अध्यक्ष, जिसने अपने काम की अलग ही पहचान बनाई है, मैं प्रशांत भाई इंगोले से अदबन गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। प्रशांत इंगोले साहब। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आज जो संवाद मेळावा रखा है, जहीर खान, उनका भी प्रवेश होने वाला है, कृपया आप यहाँ आ जाए। जहीर खान, जहीर भाई आ जाओ। तारीख है आप लोग हमारे दूसरे एक क्या अली जनाब जहीर भाई का स्वागत है। जहीर भाई एक अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, जो नांदेड़ के अंदर हर मसाइल के लिए अपनी आवाज उठाती है और गरीबों के लिए हमेशा कोशा रहती है। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज मुस्लिम कार्यकर्ता संवाद मेळावा आणि प्रवेश सोहळा। आजच्या प्रवेश सोहळ्यामध्ये ज्या ज्या मुस्लिम बांधवांनी प्रवेश केलेला आहे त्या सर्वांचं नांदेड जिल्हाध्यक्ष म्हणून मी खूप खूप स्वागत करतो। मित्रो, नांदेड शहर हे असं शहर आहे की या शहरामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात बघलं तर इथं दलित, मुस्लिम, ओबीसी सर्व जात समूहाचे लोक इथं या जिल्ह्यात गुणागोविंदाने नांदतात, राहतात। पण
राजकीय क्षेत्रात जर बघितलं तर काही समाजावर राजकीय याच्यामध्ये त्यांना निवडून कोणी देतच नाही. त्यामध्ये मुस्लिम समाज आहे, बौद्ध समाज आहे. मित्रांनो, गेल्या लोकसभेच्या इलेक्शन मध्ये सर्व मुस्लिम समाजांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या जे उमेदवार होते त्यांना खूप चांगल्या प्रतीने मदत केली आहे. विधानसभेला आमचे फारुख अहमद सर यांना जवळपास 17 ते 18 हजार मुस्लिम समाजाच्या लोकांनी मतदान केलं आहे. ती सुरुवात होती, कारण फारुख अहमद सरांना त्यावेळेस वेळ सुद्धा मिळाला नव्हता. एक 20 दिवसाची उमेदवारी होती. आणि आज जर आपण इथल्या बसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने जर ठरवलं की आपल्या शहरातून एक दलित आणि एक मुस्लिम आमदार, आपण इथं बसलेल्या सगळ्या लोकांनी फक्त ठरवलं तर आपण येणाऱ्या विधानसभेमध्ये दलित मुस्लिम आमदार आपण पाठवू शकतो. आता विधानसभेमध्ये उमेदवार पाठवायचा कशासाठी? आज जे लोकप्रतिनिधी आहेत, आमदार खासदार आहेत, त्यांनी कधीच मुसलमानाच्या दलितांच्या विषयावर सभागृहात बोलत नाहीत. आणि बाबासाहेबांच्या कायद्यानुसार जे लोकशाहीमध्ये सभागृहात जर आपला कोणी विषय मांडला तरच त्याच्यात कायदा होतो आणि आपल्या समस्या सॉल्व्ह होतात. आज बरेच जणांना म्हणले खरीच परिस्थिती आहे नांदेड शहराची की मुस्लिम समाजाच्या वस्त्यांमध्ये काहीच सुविधा नाही. दलित समाजामध्ये तर दलित वस्तीचा निधी असल्यामुळे थोडंफार काहीतरी स्कोप आहे, पण मुस्लिम समाजाचा ना जिल्ह्यात आपला नेता आहे किंवा मुस्लिम समाजाच्या बाजू त्यांच्या समस्या कोणी मांडत नाही. तर मित्रांनो, आज आपलं भाग्य आहे की फारुख अहमद सरांसारखा आपल्याला एक वैचारिक, बुद्धिमान आणि शिस्तप्रिय व्यक्ती आपल्याला भेटलेला आहे. म्हणून माझी सर्वांना विनंती आहे की येत्या काळामध्ये आपल्याला फारुख अहमद सरांना वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आमदार म्हणून पाठवायचं आहे. त्यासाठी आज आपण टाळ्या वाजवून त्याचं समर्थन द्यावं. आणि मुस्लिम आमदार वंचित बहुजन आघाडीच नांदेड जिल्ह्यात करू शकते. तसंच आमचे शिवानारंगले हे लिंगायत समाजाचे आहेत. लिंगायत समाजाचा आमदार हा वंचितच करू शकते. म्हणून सर्वांनी वंचित बहुजन आघाडीला साथ द्यावी आणि आपले सभागृहात माणसं पाठवून आपल्या न्याय हक्कासाठी लढावं. एवढंच बोलून मी सर्व मित्रांचं वंचित बहुजन आघाडीमध्ये खूप खूप स्वागत करतो. थांबतो. यहाँ पर 2-3 लोग रह चुके हैं जो अभी प्रवेश लेना बाकी है, जिसमें कलीम भाई भी मौजूद हैं और उनके साथ में सुमित कोकरे और प्रकाश दुधमड़ जो नया हरदापुर से ताल्लुक रखते हैं, वो ये स्टेज पर आए. कलीम भाई, आप सभी आप प्रवेश आप लोगों का स्वागत है. शफीक, आमिर, सभी जाओ. आमिर, ये सब अलग अलग एरिया से इंडिविजुअल वंचित बहुजन आघाड़ी में आज शमूलियत ले रहे हैं. आज जितने भी लोगों ने शमूलियत ली है या प्रवेश लिया है, उनमें से किसी को अपने ख्यालात का इजहार करना है तो यहाँ पर स्टेज पर आकर वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं. फिर से ऐलान है, जिस किसी ने भी आज प्रवेश किया है, अगर वो अपने ख्यालात इजहार करना चाहते हैं वो यहाँ पर आए. जय हिंद. अगर कोई अपनी बात रखना चाह रहा है, यू आर वेलकम हियर. प्रवेश घेतलेले लोकांना विनंती, ब्राह्मणवाड़ी की तरफ से हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता ने आपको शुभेच्छा दी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर. इसके बाद मैं फारुख अहमद साहब से
आपल्या विद्युत समित्या ताई आल्या, ताई आल्या. पण आता इतके मोठे नेते कार्यक्रम अपना प्रोग्राम आखिरी लम्हे की तरफ बढ़ रहा है. मैं आप लोगों के बीच ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगा. जिसे आपको सुनना है डायरेक्ट मैं उनको दावत देकर आपके हवाले मैं करता हूँ. यहाँ पे नांदेड़ में और महाराष्ट्र और नेशनल लेवल तक अपनी काबिलियत को लोहा मनवाने वाले आली जनाब फारूक अहमद साहब, जो मराठवाड़ा वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता हैं, मैं उनको दावा देता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें. फारूक अहमद साहब. सर इसका लाइव करो ना तुम्हारे पेज को. लाइव कहाँ था? लाइक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. और तमाम हमवतन भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम. हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही, हो कहीं भी मगर आग जलनी चाहिए. सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं. हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए और हमारी कोशिश है कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, ये सिस्टम बदलना चाहिए. आज इस महफिल में तशरीफ फरमा पार्टी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष आदरणीय गोविंद दड़वी साहब, मराठवाड़ा विभागीय कमेटी के डॉक्टर संगरत्न कुरे जी, वंचित बहुजन आघाड़ी के उत्तर और दक्षिण के दो सम्मान्य जिलाध्यक्ष इंजीनियर प्रशांत इंगोले जी और शिवाभाऊ नारंगले जी, जिले के महासचिव श्याम कांबड़े जी, महानगर के उत्तर के और दक्षिण के दोनों सदर अली जनाब अयूब खान साहब और विठल गायकवाड़ जी, इन दोनों के साथ में जो उनके महासचिव हैं एडवोकेट शेख बिलाल. रुकना चाहिए. मीडिया की रिक्वेस्ट है रुको बोल के. अभी जितने लोग यहाँ मौजूद है उतने तो देख सुन रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम जो मीडिया कर रही है वो बहुत अहम है. क्योंकि आज की इस महफिल की जो कामयाबी है वो आप तमाम लोगों की मौजूदगी है, और इस आप तमाम लोगों की शमूलियत मौजूदगी की वजह से आज इंशाल्लाह नांदेड़ की सियासत में जो एक भूचाल आने वाला है वो आवाम तक जाना चाहिए, वो तमाम नांदेड़ जिले तक जाना चाहिए, हमारे मुखालिफिन तक जाना चाहिए. इसलिए मीडिया का जो भी यहाँ पे कहना है उसको हमको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हुए 2 मिनट के लिए जनरेटर चालू होने तक हम इंतजार करेंगे. हेलो, पोस्ट करना पड़ता है. महानगर के सचिव एडवोकेट शेख बिलाल साहब, उत्तम धर्मेकर जी, विद्वत सभा की हमारी ताई देगलूर गुनारकर ताई, देगलूर विधानसभा के समन्वयक डॉक्टर उत्तम इंगोले जी, जिलाध्यक्ष महिला आघाड़ी के हमारी बहन देवशिला पाचाड़ ताई, और तशरीफ पे स्टेज परमा एक मुदखेड़ के वंचित बहुजन आघाड़ी के पंचायत समिति के सभापति बालाजी सूर्य तड़े जी, और उनके साथ ही साथ स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे तमाम वो साथी जिन्होंने आज शमूलियत की है, और आप सबके बीच में जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी उत्तर और दक्षिण के जिला और महानगर कार्यकारिणी के जितने पदाधिकारी हैं और जितनी टीम वंचित है, उन सबका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, उन सबको मुबारकबाद देता हूं कि आज वंचित टीम ने, आज नांदेड़ जिले के वंचित बहुजन आघाड़ी टीम ने जो कदम उठाया है कि जो मुसलसल पिछले 2 साल से इलेक्शन हारने के बाद लोग घर में बैठते हैं, लेकिन इलेक्शन हारने के बाद भी अपने घरों से निकलकर कौम की खिदमत करने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी मुसलसल कर रही है. और उन्हीं जमीनी कामों को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज नांदेड़ शहर और जिले की इनकलाबी अवाम, जिसको मुस्लिमीन कहते हैं, आज इतनी बड़ी कसीर तादाद में हमारे मुस्लिम भाई वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ शाना बशाना हर लड़ाई लड़ने के लिए जुड़े हुए हैं. ये
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा कर्म है कि, और ये बहुत बड़ा मैसेज है सिर्फ नांदेड़ जिले के मुखालिफिन के लिए नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के लिए ऐलान है कि अब भीम के साथ मीम जुड़ गया है और इनकलाब आके रहेगा। जब जब भी भीम के साथ में मीम जुड़ जाता है तब तब इनकलाब आता है। चाहे भीमा कोरेगांव के बटालियन के लिस्ट में जाकर देखो, वहां पर महार बटालियन में शामिल मुसलमानों के नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। आप शिवाजी महाराज की तारीख लिख लो, भगत सिंह की तारीख लिख दो, महाराणा प्रताप सिंह की तारीख लिख दो, आप किसी भी शूरवीर की तारीख लिखो, मुसलमान के नाम के जिक्र के बगैर इस मुल्क की कोई तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती है। कोई तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। इस मुल्क में जब जब भी इनकलाबी काम हुए हैं, जब जब भी क्रांति हुई है, बिना मुसलमान को साथ लिए कोई क्रांति नहीं हुई है। और आज फिर से ये देश नफरत की सियासत का शिकार हो चुका है। दुनिया के नक्शे में एक भारत जो एक बुलंद देश के तौर पे उभरा था, भारत जो ना किसी धर्म के नाम पर, ना किसी जाति के नाम पर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बल पर लोकशाही और जमहूरी वाला मुल्क बोलकर उभरा था, आज उस भारत के ऊपर नफरत की सियासत मंडरा रही है। नफरत की सियासत ने अपने देश को खोखला बना दिया है। इस नफरत की सियासत ने हमारे जमहूरियत को, लोकशाही को खोखला बना दिया है। इस नफरत की सियासत ने हमारे संविधान को खोखला बना दिया है। फिर से इस मुल्क को गुलामी की तरफ ढकेलने का काम मिले जुले तौर पर कांग्रेस और बीजेपी जैसी जहरीली ताकतें कर रही है। आज कांग्रेस बीजेपी के नाम के ऊपर हमसे वोट मांगती है। आज कांग्रेस मुसलमानों को बीजेपी से डराकर वोट मांगती है। कल तक कांग्रेस शिवसेना के नाम से डराकर वोट मांग रही थी। अरे अगर इनको मौका मिला तो हमने देख लिया कि यही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो सेक्युलर होने का दम भरती है, अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद का चॉकलेट देकर फडणवीस के साथ सुबह फजर में रामपारे में सुबह सुबह जाके इन्होंने शपथ विधि कर लिया था। राष्ट्रवादी और बीजेपी की सरकार बना ली थी। वो सरकार चली इस देश में, इस महाराष्ट्र में। इस महाराष्ट्र में फडणवीस मुख्यमंत्री और अजीत पवार राष्ट्रवादी के उप मुख्यमंत्री, ऐसी एक हफ्ते तक सरकार चली, लगभग 5 से 7 दिन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस सरकार को नाजायज करार दे दिया और उनको बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया। वो नहीं कर पाए, इसलिए वो रिश्ता, नाजायज रिश्ता टूट गया। आपको भूलना नहीं चाहिए कि जिस बीजेपी से डराकर राष्ट्रवादी वोट मांगती है, उसी बीजेपी के साथ घरौंदा करने का काम यही राष्ट्रवादी के अजीत पवार ने फडणवीस से मिलकर किया था। अरे जिस शिवसेना ने बाबरी मस्जिद की शहादत को एक वक्त कॉलर टाइप करके कहा था कि हमने तोड़ी है, और कांग्रेस कहती थी, जबकि हुकूमत कांग्रेस की थी, लेकिन कहती थी कि ये जहरीली ताकतें हैं, ये कम्युनल ताकतें हैं, शिवसेना वाले दंगा करते हैं, शिवसेना आ जाएगी। बोल बोल कर जिस कांग्रेस और अशोक चौहान ने आपको शिवसेना से डरा कर वोट लिया, आज वो खुद शिवसेना से मांडी लगा के सरकार बनाए बैठे। आपको ये तसल्ली है कि बीजेपी से शिवसेना बनी? अरे पत्थर से ईंट भली बोल बोल कर आपने इस कांग्रेस को जब इतना हमने सर पे चढ़ाकर 2 खासदार वाली बीजेपी अब 313 खासदार वाली बन गई। अगर ऐसे ही हम गलतियां करते रहेंगे तो ये जहरीली और नफरत की सियासत एक दिन हमको अपने घरों से बेघर कर सकती है। इसलिए आज सिर्फ कौम को बचाने की नौबत नहीं आई है। मुसलमानों के ऊपर ही सिर्फ हमले नहीं हो रहे हैं, हमारे दिगर पिछड़े तबके जो हमारे SC ST भाई है उन पर भी हमले हो रहे हैं। और ये दोनों की पार्टियां एक दूसरे का नाम लेकर सियासत करती है। भाजपा कांग्रेस को गालियां देकर हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है, और कांग्रेस बीजेपी को गालियां देकर SC और मुसलमानों को बेवकूफ बना रही है। और दोनों पार्टियां एक दूसरे को गाली देकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं और सत्ता में चुन के आते हैं। ये सिलसिले को कहीं ना कहीं तोड़ना जरूरी है। और इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे कुछ मुखर्रिरीन ने कहा कि क्या बात है कि मुसलमान कांग्रेस को नहीं छोड़ता। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप गौर कीजिए, आप गौर कीजिए। महाराष्ट्र का ही नहीं, पूरे देश का और कई रियासतों की मिसाल लीजिए। जहां जहां पर भी मुसलमानों को मुतबादिल मिलता है, जहां जहां भी मुसलमानों को ऑप्शन मिलता है,
जहां जहां भी मुसलमानों को विकल्प या पर्याय मिलता है, मुसलमान सबसे पहले कांग्रेस को खत्म करने के लिए आगे आया हुआ है। मुसलमान सबसे पहले कांग्रेस के खिलाफ वोट करता आया हुआ है। इस नांदेड़ की मिसाल ले लीजिए आप। इस नांदेड़ के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन से पहला मुस्लिम नगर अध्यक्ष मकबूल सलीम साहब को इस नांदेड़ की आवाम ने दिया था कांग्रेस के खिलाफ जाकर। कांग्रेस का नगर अध्यक्ष नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन से। शाकिर भाई को याद होगा, हमारे बुजुर्ग है, मकबूल सलीम साहब को डायरेक्ट नगर अध्यक्ष चुना गया था इस नांदेड़ शहर का। यानी यहाँ के मुसलमानों ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया था और मकबूल सलीम साहब को मौका दिया था। ऐसे मौके पहली बार नहीं, और भी मिले हैं। मुझे याद है कि मुस्लिम लीग के पहले भी एक बार मेजोरिटी से नगर सेवक चुनकर आए थे। उसके बाद में जनता दल के साथ अलायंस किए हुए कुछ पार्टियों की भी मुस्लिमों की कांग्रेस के खिलाफ मेजोरिटी आई थी। समद भाई के अंडर में जब एक इलेक्शन हुआ था तो पानी की टाकी बनी थी देवलूर नाके की, याद है? तब भी कांग्रेस को नांदेड़ के मुसलमानों ने शिकस्त दी थी। ऐसे कई वाकये हैं। 11 सीटें पिछली बार एमआईएम को चुनकर दी थी, लेकिन जब जब भी नांदेड़ के मुसलमानों ने कांग्रेस को हराकर दिगर किसी विकल्प को वोट किया है, जिन्होंने विकल्प बनकर चुन के आए, वो चुन के आने के बाद कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए। ये धोखा आवाम के साथ हुआ है। अरे कौन दूध की या चाय की जली हुई नहीं है। हम कहते हैं कि चाय का जला हुआ छाछ फूंक के पीता है, लेकिन नांदेड़ के मुसलमान चाय के नहीं छाछ के जले हुए हैं। इसलिए हमको थोड़ा संघर्ष करना पड़ा है। मैं अपने तमाम मुस्लिम साथियों को और भाइयों को कहना चाहता हूं कि हमारे से पहले लोगों ने, जिनको नांदेड़ की आवाम ने मौका दिया था, उन्होंने आवाम के एतमाद के ऊपर नहीं बैठे। उन्होंने आवाम का एतमाद कायम नहीं रखा। वो चुनकर आए कांग्रेस को गाली देकर, और जैसे ही चुन के आ गए कांग्रेस के गोद में जाकर बैठ गए, और फिर अगला इलेक्शन उन्होंने कांग्रेस से लड़ा। ये तारीख निकाल कर आप देख लीजिए। इसीलिए आवाम जब विकल्प से भी चुनकर आने के बाद में चुटके खाई हुई है, तो ये आवाम को अब अगर इनका दिल जीतना है तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा। कल अफजल भाई के साथ में मोहसिन सुनार साहब के साथ बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि फारूक भाई तुम्हारा 12-15 साल का संघर्ष है, तुम्हारी टीम 15 साल से मुसलसल संघर्ष कर रही है। हमने कहा कि हमको ये वक्त, ये संघर्ष इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमसे पहले वाले लोगों ने अवाम को धोखा दिया था, हम उनमें से नहीं है। ये साबित करने के लिए हमको 15-20 साल संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इंशाल्लाह आज आप तमाम लोगों ने जो वंचित बहुजन आघाड़ी के ऊपर, आदरणीय बाला साहब के नेतृत्व के ऊपर जो एतमाद बताया है, जो भरोसा दिखाया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंशाल्लाह आपके भरोसे को हम कभी टूटने नहीं देंगे। हम आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। इस नांदेड़ के अंदर गली से लेकर दिल्ली तक हम तब्दीली लाकर रहेंगे, क्योंकि जैसे अभी कहा कि एक बार भीम और मीम जब जुड़ जाते हैं तो हमको यहाँ पर सिर्फ नगर सेवक नहीं, सिर्फ एमएलए नहीं, तो हम यहाँ से एमपी भी चुनकर भेज सकते हैं। यहाँ से एमपी भी चुनकर भेज सकते हैं। आज का ये जलसा, आज की ये शमूलियत, आज के ये मुसलमान समाज का जो एतमाद वंचित बहुजन आघाड़ी को मिला हुआ है, ये किसी एक शख्स की नहीं है। ये फारूक अहमद की अकेले की नहीं है, या अयूब खान की अकेले की नहीं है। ये जितनी भी टीम पिछले कई महीनों से वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जुड़ के काम कर रही थी, हमारे हर एक साथी का वो पसीना, वो मेहनत और आप तमाम लोगों की मोहब्बत है, इसका क्रेडिट आप तमाम लोगों के मोहब्बत को और आप लोगों के प्यार को जाता है। हम तो एक जरिया है, जहां से आवाज आएगी, जहां पे भी कोई मजलूम पुकारेगा, इंशाल्लाह हमारी टीम वहां दौड़ कर जाएगी। लेकिन जितना काम ज्यादा बढ़ना चाहिए, उतने लोग भी बढ़ने चाहिए, उतनी तादाद। और आज हमारे हौसले इतने बुलंद है, आप तमाम लोगों की मौजूदगी से हमारे हौसले इतने बुलंद है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत खुदा ना खास्ता अगर आती है, न सिर्फ अपने एक कौम पर, न सिर्फ एक समाज पर, नांदेड़ पे अगर कोई मुसीबत आती है तो इंशाल्लाह आप और हम कंधे को कंधा लगाकर उसके साथ टक्कर देने के लिए खड़े हो जाएंगे, उसके साथ टक्कर देने के लिए खड़े हो जाएंगे। लोग पूछते हैं, आपको भी पूछ सकते हैं, क्या वंचित बहुजन आघाड़ी में क्यों गए? आप प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में क्यों गए? आपको उनको बताना चाहिए कि आज उनको एक सवाल पूछिए, उनको कहिए कि आपकी पार्टी 70 साल से है। पहले 30 साल में नांदेड़ में नूरुल्लाह खान साहब एक बार एमएलए बने थे, 3 बार फारूक पाशा चुन के आए थे,
एक बार फारूक पाशा एमएलसी बने थे, पहले 30 साल में 5 टर्म एमएलए मुसलमानों को मिला था पहले 30 साल में, लेकिन आखिरी के 40 साल में क्या हुआ भाई? 2080 से लेकर 2021 तक 41 सालों में ये कांग्रेस ने मुसलमानों को एमपी एमएलए बनाना दूर, एमपी एमएलए की इलेक्शन का टिकट नहीं दिया। अच्छा छोड़ो, नांदेड़ में नहीं दिया होगा, नांदेड़ जिले की कांग्रेस खराब होगी, लेकिन महाराष्ट्र की कांग्रेस की तारीख उठाकर देखिए। महाराष्ट्र की कांग्रेस को पूछिए कि आपने आज तक महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की 11% 12% आबादी के हिसाब से भी अगर देखें तो 48 सीटें होती है, जो महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की 48 सीटें हैं। लेकिन आज तक तारीख में किसी लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस ने आज तक 3 या 4 उम्मीदवार तो भी दिए क्या पूरे महाराष्ट्र में? 3 या 4 मुसलमानों को उम्मीदवारी भी नहीं दी उन्होंने। लेकिन आप जवाब दीजिए कि 2019 के लोकसभा में आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने इस महाराष्ट्र में 4 मुसलमानों को वंचित की और अपनी आघाड़ी के कोटे में से औरंगाबाद से 5 मुसलमानों को लोकसभा की उम्मीदवारी दी थी। 5 मुसलमानों को लोकसभा की उम्मीदवारी देने वाली महाराष्ट्र के तारीख में अगर कोई पार्टी है तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी है, और कोई कायद है तो आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब है। विधानसभा में पूछिए 70 साल में कांग्रेस ने कितने मुसलमानों को महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र में 288 आमदार की सीटें हैं। आप पूछिए अशोक चौहान को, आप पूछिए शरद पवार को कि इस महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी दोनों ने मिलकर, 2 पार्टियों ने मिलकर भी एक जिले विधानसभा के इलेक्शन में 12-15 तो भी सीट दिए क्या? 12-15 तो भी टिकट दिए क्या? 12 से 15 मुसलमानों को तो भी पूरे महाराष्ट्र में कितने में से? 288 में से। 288 में से आपको 10, 12, 15 भी उम्मीदवारी कांग्रेस और राष्ट्रवादी दोनों मिलकर नहीं दे सके हैं। अकेली कांग्रेस ने बता देना कि उन्होंने अकेले कांग्रेस ने 10 से ज्यादा उम्मीदवारी कभी दी क्या? अकेले राष्ट्रवादी ने कभी 10 से ज्यादा उम्मीदवारी दी क्या? और जाके कहो उनको कि वंचित बहुजन आघाड़ी अकेली पार्टी है जिसने अक्टूबर 2019 में विधानसभा में 25 मुसलमानों को बी फार्म देकर टिकट दिया था। मेरे जैसे 25 मुसलमानों को, मुझे मिलाकर 26 मुस्लिम को बी फार्म देने वाली महाराष्ट्र के तारीख में अकेली अगर कोई पार्टी है तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी है। अभी मेरे दोस्त हमारे नेता गोविंद गढ़वी साहब ने बताया कि 2 ऐसे डायरेक्ट नगर अध्यक्ष चुने गए अभी महाराष्ट्र में। वो हमारी 2 मुस्लिम बहनें हैं जिनको डायरेक्ट नगर अध्यक्ष बनाने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। एक तो मंगरूल पीली यहाँ बाजू में वाशिम जिले में, जाकर पूछो डॉक्टर गजाला खान है वहां पर। दूसरा बुल्ढाना जिल्ह्यात नाव काय, बुल्ढाना के अंदर की बुल्ढाना की नगर अध्यक्ष जो हमारी बहन है वो कासार समाज की चूड़ियां बना बेचने वाले कासार समाज की हमारी बहन को डायरेक्ट नगर अध्यक्ष बनाया है। ये वंचित बहुजन आघाड़ी कर सकती है। अरे आप तो आमदार खासदार बहुत दूर चले गए जी अपूर्ण। अब जो आपको पूछेंगे ना वंचित में क्यों गए, उनको जाकर कहो कि वंचित बहुजन आघाड़ी में क्यों गए, ऐसा पूछने वालों को कहो कि आज तक आपने नांदेड़ जिले का अध्यक्ष पद, आमदार खासदार नहीं बोल रहा हूं मैं, कांग्रेस के नांदेड़ जिले की सदारत तारीख में आज तक कभी तो भी किसी मुसलमान को दिए क्या? जो अपने पार्टी के जिले का अध्यक्ष पद नहीं दिया हमको, वो एमपी एमएलए दे सकता क्या? आज आपको मैं बताता हूं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर पूना का महानगर अध्यक्ष मुनव्वर कुरैशी एक मुसलमान है, औरंगाबाद का महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जमील देशमुख मुसलमान है, अमरावती का महानगर अध्यक्ष आलिम पटेल मुसलमान है, परभनी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान मुसलमान है, सोलापुर के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर एडवोकेट बड़े साहब हजरत बड़े साहब मुसलमान है, नांदेड़ के महानगर अध्यक्ष अयूब खान मुसलमान है, और कुछ अर्सा पहले जिला अध्यक्ष
सईद खान बॉन्ड राइटर, सईद खान साहब, हाजी सईद खान साहब जिला अध्यक्ष पद पे रहे नांदेड़ के। लातूर के शहर अध्यक्ष एडवोकेट सरफराज एक मुसलमान है। अकोला के महानगर अध्यक्ष कलीम खान एक मुसलमान है। अरे इससे आधी भी फादर बॉडी के पद बता दो, बोलना तुम दिए क्या? ये किसी फादर बॉडी का अध्यक्ष पद मुसलमान को नहीं देते। मुसलमानों के लिए आथर रोड की जेल में जैसा एक अंडा सेल होता है, वैसा कांग्रेस में और राष्ट्रवादी में माइनॉरिटी सेल होता है। उसमें कैद करके अंधेरे में डाल देते तुमको। माइनॉरिटी सेल बना के डाल दिए। जैसा जेल का अंडा सेल, वैसा कांग्रेस राष्ट्रवादी का माइनॉरिटी सेल होता है। और अल्पसंख्यक सेल नाम से उसमें पूरे मुसलमानों की भर्ती करते हैं। और कभी किसी कांग्रेस के मीटिंग में अल्पसंख्यक का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। क्यों आप अलग करते हो? क्यों आप माइनॉरिटी को सेल बनाकर मुसलमानों को अलग कर रहे हो? क्यों आप शेड्यूल कास्ट का सेल बनाकर शेड्यूल कास्ट को अलग कर रहे हो? क्यों आप माइक्रो ओबीसी का सेल बनाकर ओबीसी को अलग कर रहे हो? अरे हिम्मत है तो इन तमाम पिछड़े पदों को, इन तमाम पिछड़े तबकों को आपके फादर बॉडी का अध्यक्ष और महासचिव बना के जिगर दिखाओ, वरना इनकी कयादत का दम भरना बंद कर दो। ये आज आपको और हमको, कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को और बीजेपी सेना को बोलना पड़ेगा। ये लोग भी अल्पसंख्यक मोर्चा बनाने वाले, आरएसएस के चड्डी वाले भी अब घुस गए मुसलमानों की संगठन बनाकर। इन सब से हमको अब थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और आज हमको देखने की जरूरत है कि आज हमारा फायदा कौन कर सकता है। ये सादा टिकट नहीं दिए। महाराष्ट्र में 80 विधानसभा ऐसी है मेरे साथियों, जहां मुसलमान अक्सरियत से वोट करता है। 80 विधानसभा में मुसलमान तय करता है एमएलए कौन बनेगा। और वो 80 में से 35 से 40 विधानसभा ऐसी है जहां पर मुसलमान आज तक 5-10 हजार वोट कम पड़े बोल के हारा है। बराबर है कि नहीं है? बराबर है। 1980 के बाद में आज तक नांदेड़ की मिसाल नहीं है। 1980 के बाद से अभी तक 41 साल में नांदेड़ में अशोक चौहान ने या कांग्रेस ने किसी मुसलमान को एमएलए का टिकट नहीं दिया। नांदेड़ जिले में 9 आमदार है, 9 विधानसभा है, 9 में एक भी मुसलमान नहीं 41 सालों में। ठीक है, अब नांदेड़ में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो क्या हुआ? अकेले कुछ अलग अलग पार्टियों से मुसलमानों ने कोशिश नहीं की क्या? तो कोशिश की है। एक सत्तार भाई खड़े रहे थे, एक साइड बैटरी वाले, सोनू बैटरी वाले, याद है? सत्तार भाई खड़े रहे थे, कितने वोटों से हारे थे वो शाकिर भाई? 5-7 हजार वोटों से हार गए थे बेचारे। ऐसे ही सरवरी साहब खड़े रहे थे, चक्र की निशानी थी, उन्होंने भी 5-7 हजारों से या कुछ वोटों से हार गए। ऐसे ही समझ भाई खड़े रहे थे विधानसभा पे, वो भी 5-7 हजार वोटों से हार गए थे। ऐसे ही गफार खान साहब खड़े रहे थे विधानसभा को, वो भी 5-7 हजार वोटों से हार गए थे। ऐसे ही सैयद मोइन साहब खड़े रहे थे, वो भी 5-7 हजार वोटों से हार गए। ऐसे हबीब बागवान साहब खड़े रहे थे, वो भी 5-7 हजार वोटों से हार गए। क्योंकि इन तमाम मुस्लिम कायदों को सिर्फ मुसलमानों का एक गट्ठा वोट मिला था। और एक गट्ठा मुसलमान वोट डालने के बावजूद मैंने गिनाए हुए नामों में से कोई भी शख्स जीत नहीं सके। क्योंकि उनको अगर हमारे हमवतन भाई 5 से 7 हजार भी अगर हमारे हमवतन भाई गैर मुस्लिम भाई वोट डाल देते थे तो ये सारे एमएलए बन सकते थे। लेकिन इनमें से जितनों के मैंने नाम गिनाए, इनमें से किसी को भी 2000 भी गैर मुस्लिम वोट नहीं मिले। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के फारूक अहमद को 14,000 हमवतन भाइयों के वोट मिले वाले, 14,000 वंचित समाज के वोट मिले वाले, 14,000 हमारे नांदेड़ के एससी एसटी ओबीसी भाइयों के वोट मिले वाले। और आपको महाराष्ट्र में अगर किसी भी मुस्लिम को अगर कोई समाज वोट दे सकता है, अगर महाराष्ट्र के किसी मुस्लिम कैंडिडेट को अगर कोई लीडर वोट दिला सकता है तो माफ करना वो शरद पवार नहीं दिला सकता। मैं चैलेंज करता हूं शरद पवार, अजित पवार को कि आपके बारामती से लेकर महाराष्ट्र के किसी भी विधानसभा में किसी मुस्लिम को उम्मीदवारी दो और वहां पे 5,000 मराठा समाज के वोट दिला के दिखा दो, हम सियासत छोड़ देंगे। मैं चैलेंज करता हूं अशोक चौहान को, नांदेड़ की 9 में से किसी भी विधानसभा पे एक मुस्लिम को उम्मीदवारी दो और 5,000 अपने समाज के वोट दिला दे, मैं सियासत छोड़ने को तैयार।
तक उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। एट्रोसिटी के जैसा कड़क कानून बेहुरमती करने वालों के खिलाफ लाओ ताकि उनको जल्दी बेल न मिले और वो जेल में सड़ते रहे। ऐसे कानून की मांग इस मुल्क में अगर किसी ने की तो वो अकेले आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने की। ये कानून किसने बनाना चाहिए? जिसने आपके हमारे वोट लिए, उसने हमारे अकीदे की तहफ़्फ़ुज़ करनी चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़गी के ऊपर कोई बेहुरमती ना हो, इसका तहफ़्फ़ुज़ करने की जिम्मेदारी वोट लेकर चुन के आए वालों की होनी चाहिए। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। फिर भी आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने ड्राफ्ट बना कर दिया कि ये कानून का ड्राफ्ट है, खाली असेंबली में पास करके कानून तो बनाओ, लेकिन ये कानून नहीं बनाना। तो आज ये बेहुरमती के खिलाफ कोई पार्टी बोलने तैयार नहीं है। अकेले वंचित बहुजन पार्टी इस पे आवाज उठा रही है, इसीलिए हम वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में हैं। दिल्ली में दंगे हुए, आपको याद है ना, पिछले साल दिल्ली में दंगे हुए 1-1.5 साल पहले। और जब दिल्ली में दंगे चल रहे थे तब एनआरसी के खिलाफ जंतर मंतर के आंदोलन की तैयारी के लिए प्रकाश अंबेडकर साहब दिल्ली गए हुए थे। और जिस रात में दंगों की खबरें आ रही थी, दिलीप मंडल का एक चैनल है नेशनल दस्तक नाम का, जो यूट्यूब फेसबुक देखते हैं उनको मालूम होगा। नेशनल दस्तक नाम का चैनल है डीसी मंडल का, और वो चैनल के ऊपर लाखों करोड़ों हमारे शेड्यूल कास्ट भाई फॉलो करते हैं। प्रकाश अंबेडकर साहब ने दस्तक चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया लाइव, और लाइव इंटरव्यू देकर दिल्ली के एससी भाइयों को अपील की कि आज दिल्ली के अंदर दंगे हो रहे हैं, गली मोहल्लों में मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। मैं इस तमाम शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपील करता हूं, अपने घरों के बाहर निकलो, मुसलमानों की हिफाजत करो। आज मुसलमानों को बचाओगे तो कल वो तुमको बचाने आएंगे। दिल्ली दंगों के वक्त ये स्टेटमेंट लाइव इंटरव्यू के जरिए करने वाला अकेला खायद इस मुल्क में, जो कहता है अपने समाज को घरों के बाहर निकलो, मुसलमानों की हिफाजत करो। आज मुसलमान बचेगा तो कल ये तुमको बचाने के लिए रहेंगे। आज मुसलमान मर जाएगा तो कल तुम पे हमला होगा तो कोई बचाने वाला नहीं है। ये स्टेटमेंट गटरों के, ड्रेनेज चौकअप के, गड्ढों के अलावा आपने कुछ भी नहीं दिया। आज कम से कम इस पे आवाज तो उठाने के लिए वंचित तो सामने आई ना। वंचित कम से कम आवाज तो उठा रही, नुमाइंदगी तो कर रही है। जिनकी आवाज दबा दी गई उनको बाबुलंद आवाज तो दे रही है। और आवाज उठाने वालों के साथ, लड़ने वालों के साथ खड़ा रहना जिंदेपन की निशानी है। और हम जिंदा आवाम है इसलिए वंचित के साथ खड़े हुए हैं, जिंदा लोग हैं इसलिए खड़े हुए, मुर्दा दिल है जो बहाने तलाश करते हैं। और मैं आप तमाम जिंदा दिल लोगों के मौजूदगी में आपको यकीन दिलाता हूं, आज के बाद नांदेड़ में न सिर्फ मुसलमानों पे कोई जुल्म तो होगा ही नहीं, लेकिन किसी भी शेड्यूल कास्ट पे, किसी भी एसटी के ऊपर, किसी भी माइक्रो ओबीसी के ऊपर अगर यहाँ के सत्ताधारी जुल्म करेंगे तो इंशाल्लाह हम आंधी की तरह उनके ऊपर टूट पड़ेंगे। और हर मजलूम के पास अच्छे मौलवी, टीचर, उस्ताद होते हैं, वो कौम को तालीम याफ्ता होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप बताइए कि जिस कौम के पास अच्छी क़यादत नहीं होती है, उस कौम के पास ना अच्छा डॉक्टर होता है, ना अच्छा वकील होता है, ना अच्छा साहबी होता है, ना अच्छा टीचर होता है, कहां से कौम सामने आएगी, खड़े रहेगी? अगर किसी भी कौम के अंदर अच्छे ढूंढने हैं तो सबसे पहला अच्छा लीडर आना चाहिए, रहनुमा आना चाहिए, कायद आना चाहिए। और इसकी मिसाल अगर आपको पूरी दुनिया में कहीं देखनी है तो आपको मैं याद दिला दूं कि जब पूरी दुनिया में जहालत थी, आदमी आदमी को बाजार में खड़े करके नीलाम कर देता था, हरासी लगाकर बेच देता था, जिंदा लड़कियों को बेटी पैदा होते ही दफना दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था। ऐसे दौरे जहालत के अंदर एक क़यादत उभर के आई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने पूरे अरब की जहालत को, पूरे दुनिया की जहालत को मिटाकर दीन देने का काम किया था। ये एक क़यादत के जरिए पूरी जहालत को मिटाया गया था। हमारे मुल्क भारत के अंदर हजारों सालों से एससी एसटी भाइयों के ऊपर छुआछूत का जुल्म किया जाता था, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ के रखा जाता था। हमारी बहुओं को, बेटियों को शौहर मरने के बाद उसके ही चिता पे बिठाकर जिंदा जला दिया था।
साहब अम्बेडकर की क़यादत आई और उसने संविधान के जरिए इस मुल्क के तमाम पिछड़े तबकों को, औरतों को, SC ST OBC को इंसाफ देने का काम किया। इसलिए आज हमको अपने उलेमा इकराम के जरिए अपने दीन के बेसिक वैल्यूज की तरफ आने की जरूरत है और उनके जरिए अपने समाजी और सियासी क़यादत को जिंदा करना पड़ेगा। और जब तक अच्छा लीडर नहीं बनता उस समाज के पास अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील कोई नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा। इसलिए अपनी क़यादत को हमको आम लोगों में से लाना। यहाँ बैठे हुए कोई दिगर पार्टियों के बड़े बड़े लीडर नहीं आए वाले। ये नांदेड़ की असल अवाम है, आम अवाम है। ये वो आम लोग हैं जो इन मुश्किलों के भट्टी में पनप रहे हैं और इस भट्टी से पनप के निकली हुई ये अवाम ही इंशाल्लाह नांदेड़ के अंदर एक नई तारीख रचने जा रही है और इसकी गवाही नांदेड़ के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र को दी जाएगी। शायद मुझे लगता है दळवी सर 300 अधिक मुस्लिम समाजाचा मेळावा आणि वंचितचे, थोड़ा कैमरा पलटाओ भी पीछे आप लोगों का। आप तमाम लोग वंचित से जुड़ने के लिए दिल से आए वाले हैं कि जबरदस्ती आए वाले हैं? मोहब्बत से आए वाले हैं कि जबरदस्ती आए वाले हैं? तमाम लोग अपने दिल से आए वाले हैं, वंचित से जुड़े हुए हैं, कोई पकड़ के लाए वाले नहीं है। तो इंशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में महाराष्ट्र के अंदर किसी भी पार्टी के पास में इतने बड़े दिल से आए वाले लोग नहीं होंगे। 300 रुपए दे के लाए वाले लोग रहते हैं, दूसरे पार्टियों के पास 300-500 रुपए दे के लाए वाले लोग रहते। अकेली वंचित बहुजन आघाड़ी ऐसी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ में जिसके साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने मोहब्बत और दिल से जुड़े हुए हैं और आपकी मोहब्बतों की बदौलत आने वाले दिनों में इंशाल्लाह नांदेड़ के अंदर एक बड़ी तब्दीली हम लोग लाएंगे। आप और हम मिलकर एक बड़ा बदलाव करेंगे। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हमारे नेक नियतों को, नेक जज्बे को वो कायम रखे और हर लड़ाई में हमें अल्लाह मदद करे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जय भीम जय मीम का नारा इस नांदेड़ से फिर से पूछेगा। एक नई तारीख लिखेंगे, जय भीम जय भीम। मैं जय भीम कहूंगा, आपको जय मीम बोलना है। जय भीम जय भीम। इंशाल्लाह यही जय भीम और जय मीम का नारा यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देगी और एक नया इनकलाब लाएगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, इनकलाब जिंदाबाद। फारूक सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी बहुत बहुत शुक्रिया फारूक अहमद साहब। एक छोटा सा ऐलान ये है, कार्यक्रम होने के बाद खाने का नज़्म है, तो आप सभी हजरात से अदबन गुजारिश है कि खाना खाकर ही जाएं। और जो रजिस्टर आपके पास घुमाया जा रहा है, अपना नाम और मोबाइल नंबर और आप किस एरिया से हैं वो जरूर लिखिए। रजिस्टर किसके पास है? यहाँ पे है क्या? पीछे हाँ, प्लीज सब लोग नाम लिखिए उसके अंदर और जाने से पहले आपका नंबर और नाम लिख कर जाइए। शुक्रिया। फिर से ऐलान कि खाने का नज़्म है, खाना खाकर जरूर जाएं। इसके बाद मैं आभार प्रदर्शन और शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे श्याम कामड़े भाऊ को दावत देता हूं कि वो सबका आदाब